हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज की इस वीडियो में मैं आपको कराने वाली हूँ द कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स की एक क्विक रिवीजन, जिससे आपके सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे। तो मैं आपका एक भी सेकंड वेस्ट नहीं करना चाहती, जल्दी से शुरू करते हैं। तो ये हैं 7 चैप्टर्स जो आपके सिलेबस में है, जो आज हम करने वाले हैं। तो शुरू करते हैं द एंड ऑफ बाइपोलैरिटी चैप्टर से। तो सबसे पहले हम लोग बाइपोलैरिटी का मतलब समझते हैं। आपको कोल्ड वॉर एरा का टाइम पीरियड तो पता ही होगा कि जब जो वर्ल्ड था वो दो पोल्स के बीच में, दो आइडियोलॉजी के बीच में डिवाइड हो गया था, यूएसए और यूएसएसआर के बीच में। यूएसए की आइडियोलॉजी थी कैपिटलिस्ट और यूएसएसआर की थी कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी। तो पूरे वर्ल्ड के अंदर दो मेजर पावर्स का ही डोमिनेंस होना क्या है, बाइपोलैरिटी कहलाता है। तो अब हम समझते हैं कि सोवियत सिस्टम क्या था। सोवियत सिस्टम मींस कि यूएसएसआर का सिस्टम क्या था। सोशलिस्ट रेवोल्यूशन होता है 1917 में रशिया के अंदर, और ये बिगेस्ट अटेम्प्ट था जिसमें सोसाइटी को इस तरीके से डिजाइन किया जाए कि वहां पे इक्वालिटी हो, यानी कि सारे इक्वल होंगे, कोई भी मास्टर नहीं होगा, कोई किसी को कंट्रोल नहीं कर रहा होगा, सारे लोग क्या है इक्वल होंगे। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद में क्या होता है, जो ईस्ट यूरोपियन कंट्रीज हैं उनको सोवियत आर्मी छुड़वा लेती है फैसिस्ट फोर्सेस से। फैसिस्ट यानी कि जो फैसिज्म फॉलो करती हैं, और फिर जो ईस्ट यूरोपियन कंट्रीज है वो यूएसएसआर के कंट्रोल में आ जाती हैं और वो सोशलिज्म फॉलो करती हैं। और ये जो कंट्री यूएसएसआर के अंडर थी, यूएसएसआर के कंट्रोल में थी, सेकेंड वर्ल्ड जिन्हें कहा जाता है और सोशलिस्ट ब्लॉक कहा जाता है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद में जो सोवियत यूनियन है वो एक ग्रेट पावर के रूप में उभर कर आती है, जिसकी एक इकोनॉमी थी और खुद का एक कम्युनिकेशन नेटवर्क था, और साथ ही साथ बहुत ज्यादा एनर्जी रिसोर्सेज थी, मशीनरी प्रोडक्शन काफी अच्छा था, और जो ट्रांसपोर्ट सेक्टर था वो बहुत ज्यादा अच्छा था, जिससे क्या है जो सारे जो एरियाज थे यूएसएसआर के वो कनेक्टेड थे एक दूसरे से। और वहां पे डोमेस्टिक कंज्यूमर इंडस्ट्रीज भी थी, और वहां पे लैक ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट था, यानी कि सबको रोजगार था, बेरोजगारी तो वहां मानो जैसे थी ही नहीं। लेकिन जो सोवियत सिस्टम है ना वो बहुत ज्यादा ब्यूरोक्रेटिक और अथॉरिटेरियन हो गया, यानी कि लोगों को बहुत ज्यादा जकड़ने लगा, उनको बहुत ज्यादा फ्रीडम नहीं दी गई, और उसमें डेमोक्रेसी तो मिली ही नहीं, और एब्सेंस था फ्रीडम ऑफ स्पीच, यानी कि सरकार के खिलाफ तुम कुछ नहीं बोल सकते। और सोवियत यूनियन का आर्म्स रेस में बहुत ज्यादा पार्टिसिपेशन था, यानी कभी किसी कंट्री में इन्वेड कर दिया, कभी किसी कंट्री में इन्वेड कर दिया, जिस वजह से जो सोवियत इकोनॉमी थी वो फ्लैटर्ड हो गई 1970s के अंदर, यानी कि वो ग्रो ही नहीं हुई। तो ये था सोवियत सिस्टम के बारे में। अब हम जानते हैं गोर्बाचेव एंड द डिसइंटीग्रेशन, यानी कि यूएसएसआर कैसे बिखर गया, कैसे डिसइंटीग्रेट हो गया। तो जो मिखाइल गोर्बाचेव थे वो जनरल सेक्रेटरी थे कम्युनिस्ट पार्टी के सोवियत यूनियन के अंदर, जो कि रिफॉर्म लाना चाहते थे सोवियत सिस्टम में। तो गोर्बाचेव दो तरीके के रिफॉर्म्स लाना चाहते थे, एक था पेरेस्ट्रोइका और दूसरा था ग्लासनोस्ट। पेरेस्ट्रोइका का मतलब था रीस्ट्रक्चरिंग, यानी कि जो सोवियत इकोनॉमी है उसको रीस्ट्रक्चर किया जाए, प्राइवेटाइजेशन लाया जाए। और ग्लासनोस्ट का मतलब था ओपननेस, यानी कि वहाँ पे फ्रीडम ऑफ प्रेस हो, फ्रीडम ऑफ स्पीच हो, एक तरह से क्या है डेमोक्रेसी एस्टैब्लिश की जाए। और ये जो रिफॉर्म्स थे वो कम्युनिस्ट पार्टी के लीडर्स ने ही अपोज किए थे, और उन्होंने क्या है एक कूप ला दिया था 1991 में, एक विद्रोह कर दिया था, जिस वजह से जो सोवियत यूनियन है वो डिसइंटीग्रेट हो गया था, यानी कि बिखर गया। और जो बोरिस येल्त्सिन थे ना वो एक हीरो की तरह एमर्ज हुए थे, क्योंकि ये जो कूप था उसको अपोज किया था बोरिस येल्त्सिन ने। तो रशिया, यूक्रेन और बेलारूस 3 ऐसी मेजर कंट्रीज थी यूएसएसआर की, जिसने येल्त्सिन की लीडरशिप के अंदर अपने आप को क्या है इंडिपेंडेंट डिक्लेयर कर दिया था 1991 में, और कह दिया था कि जो सोवियत यूनियन है वो डिसबैंड हो चुकी है, यानी कि अलग अलग बिखर गई है। और एक चीज मैं आपको बता दूं कि यूएसएसआर के अंदर टोटल 15 कंट्रीज थी, जिसमें डोमिनेंट कंट्री रशिया थी। अब हम देखते हैं कि सोवियत यूनियन किस तरीके से डिसइंटीग्रेट हो गया। तो जो इंटरनल वीकनेस थी सोवियत पॉलिटिकल और इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन की, उस वजह से क्या हुआ, जो लोगों की एस्पिरेशंस थी वो फुलफिल नहीं हो पाई, और जिस वजह से सोवियत यूनियन कोलैप्स हो गया। तो अब हम देखते हैं कि कॉन्सिक्वेंसेस क्या थे डिसइंटीग्रेशन के, यानी कि जो सोवियत यूनियन बिखर गया था उसके नतीजे क्या निकले। तो सोवियत यूनियन बिखर गया, इसका मतलब कि कोल्ड वॉर भी खत्म हो गया था, कोई आर्म्स रेस नहीं रही थी, और यूएसए क्या है एक सुपर पावर रह गई थी पूरे वर्ल्ड के अंदर, एक तरह से मानो वर्ल्ड यूनिपोलर हो गया हो, और जो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी है वो डोमिनेंट इकोनॉमी बन गई थी, और बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस भी बने थे जैसे वर्ल्ड बैंक, आईएमएफ। और लिबरल डेमोक्रेसी को क्या है बेस्ट वे माना गया पॉलिटिकल लाइफ को ऑर्गेनाइज करने के लिए, और बहुत सारी नई नई जो प्लेयर्स है, नई नई जो कंट्रीज है वो एग्जिस्टेंस में आई। यहाँ पे ये जो चीजें लिखी हो ना वो पैराग्राफ में लिखी हुई है, लेकिन आपको जब आंसर फ्रेम करना है ना तो आपको
प्रॉपर पॉइंट्स में ये चीजें लिखनी है, पॉइंट्स में लिखोगे तो बहुत अच्छे मार्क्स मिलेंगे। अब मैं ये चीज बार बार रिपीट नहीं करूंगी, जो आपको आंसर्स है ना वो पॉइंट्स में लिखने ताकि आपको अच्छे मार्क्स मिले। अब हम देखते हैं शॉक थेरेपी क्या थी। तो जो कम्युनिज्म इन कंट्रीज ने फॉलो कर रखा था ना वो कोलैप्स हो गया था, खत्म हो गया था और उनका ट्रांजिशन हुआ था अथॉरिटेरियन सोशलिस्ट सिस्टम से डेमोक्रेटिक कैपिटलिस्ट सिस्टम में, और जो एक बहुत ज्यादा पेनफुल प्रोसेस थी। और ये जो ट्रांजिशन था वो रशिया, सेंट्रल एशिया और ईस्ट यूरोप में हुआ था, जिससे इन्फ्लुएंस किया था वर्ल्ड बैंक और IMF ने, और इसी को क्या है शॉक थेरेपी बोलते हैं। तो बेसिकली ये जो प्रोसेस था सोशलिस्ट सिस्टम को कैपिटलिस्ट सिस्टम में बदलने का, जो इन्फ्लुएंस था वर्ल्ड बैंक और IMF से, उसी को क्या है शॉक थेरेपी कहा जाता है। अब हम शॉक थेरेपी के कॉन्सिक्वेंसेस देख लेते हैं, यानी कि क्या नतीजे निकले शॉक थेरेपी के। तो इस शॉक थेरेपी ने क्या है जो इकोनॉमीज थी देशों की वो बर्बाद कर दी थी। और रशिया के अंदर जो स्टेट कंट्रोल्ड इंडस्ट्रीज थी वो क्या है खत्म हो गई, क्योंकि 90% जो इंडस्ट्रीज थी वो सेल के लिए दे दी गई थी प्राइवेट इंडिविजुअल्स और कंपनीज को, जिसकी वजह से जो इंडस्ट्रीज थी वो क्या है डिसअपियर ही हो गई। और इसे क्या है लार्जेस्ट गैरेज सेल भी कहा जाता है हिस्ट्री की, क्योंकि जो बड़ी बड़ी जो इंडस्ट्रीज थी, बहुत ज्यादा प्राइस की जो इंडस्ट्रीज थी वो क्या है अंडर वैल्यूड प्राइस भी, यानी कि बहुत कम प्राइस में भी। अब क्या हुआ था जो प्रायोरिटी थी ना वो इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन को दे दी गई थी, लेकिन यहाँ पे कोई भी डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन है ना उसका कोई कंस्ट्रक्शन नहीं हुआ, कोई ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हुआ, उस पर कोई ध्यान ही नहीं दिया। अब ये जितनी भी कंट्रीज USSR से निकली थी ना उनका क्या स्ट्रॉन्ग एग्जीक्यूटिव प्रेसिडेंट था, जिसके पास बहुत सारी पावर्स थी और वो खुद को क्या है अथॉरिटेरियन भी कन्वर्ट कर सकता था, यानी कि खुद की मर्जी चला सकता था। जैसे कि जो प्रेसिडेंट है तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान के, वो अपॉइंट कर लेते हैं खुद को ही पावर के अंदर, और जब तक चाहे वो पावर में रह सकते हैं और कोई अपोजिशन भी अलाउ नहीं करते। साल 2000 के अंदर क्या हुआ, जितनी भी नई कंट्रीज निकली थी ना उन्होंने क्या अपने नेचुरल रिसोर्सेज को एक्सपोर्ट करना शुरू कर दिया था, जिनसे इनकी इकोनॉमीज थी वो रिवाइव होना शुरू हो गई, यानी कि दोबारा से ग्रोथ करना शुरू कर गई। अब हम टेंशंस और कॉन्फ्लिक्ट्स देखते हैं कि सोवियत यूनियन के खत्म होने के बाद में क्या क्या टेंशंस और कॉन्फ्लिक्ट्स हुई कंट्रीज के बीच में। तो सबसे पहले देखते हैं रशिया के अंदर चेचन्या और दागिस्तान के अंदर सेसेशनिस्ट मूवमेंट हुए थे, यानी कि जो बहुत बड़ा ग्रुप था वो क्या है अलग होना चाहता था। और ताजिकिस्तान के अंदर 10 साल तक सिविल वॉर चला था। और जो चेकोस्लाविया था वो स्प्लिट हो गया था चेको और स्लोवाकिया के अंदर, और साथ ही साथ जो यूगोस्लाविया था वो बाल्कनाइज्ड हो गया था, यानी कि छोटे छोटे पार्ट्स में अलग हो गया था। और जो सेंट्रल एशिया था वो एक कंपटीशन का जोन बन गया था आउटसाइड पावर्स और ऑयल कंपनीज के बीच। अब हम देखते हैं इंडिया और पोस्ट कम्युनिस्ट कंट्रीज का क्या सीन था। तो इंडिया का क्या एक गुड रिलेशन था पोस्ट कम्युनिस्ट कंट्रीज के साथ। पोस्ट कम्युनिस्ट कंट्रीज यानी वही USSR वाली कंट्रीज, लेकिन इनमें भी जो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग रिलेशन था वो इंडिया और रशिया का था। इनका क्या है ट्रस्ट भी रहा है और साथ ही साथ क्या कॉमन इंटरेस्ट था। जो रशिया और इंडिया ना वो कॉमन विजन शेयर करते थे, यानी कि कॉमन उनका एक एजेंडा मान लो, जैसे कि वो चाहते थे कि मल्टीपोलर वर्ल्ड हो, कलेक्टिव सिक्योरिटी हो, रीजनलिज्म हो, नेगोशिएशंस की जाए यानी कि बातचीत की जाए देशों के बीच, इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसीज हो और स्ट्रॉन्ग डेमोक्रेटिक डिसीजंस लिए जाएं UN के थ्रू। तो जो इंडिया था ना उसको रशिया से बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिलती थी, बेनिफिट मिलता था। जब भी UN के अंदर कश्मीर का इशू आता तो रशिया उसको सपोर्ट करता था, और साथ ही साथ क्या एनर्जी सप्लाई भी करता था रशिया इंडिया को। और रशिया को इंडिया से बेनिफिट ये मिलता था कि वो सेकेंड लार्जेस्ट आर्म्स मार्केट थी, यानी कि सबसे ज़्यादा जो रशिया के आर्म्स जाते थे वो इंडिया के अंदर जाते थे। सो नेक्स्ट आवर टॉपिक इज कंटेम्प्रेरी सेंटर्स ऑफ पावर। तो जैसे ही जो बाइपोलर स्ट्रक्चर है हमने देखा था, जो USA और USSR की हेजेमनी थी वो खत्म हो गई थी 1990s के अंदर, और जो EU ASEAN है इस तरीके की जो फोर्सेस है वो हमें देखने को मिली थी। जो इकोनॉमिक राइज है चाइना का वो भी क्या एक ड्रामेटिक इम्पैक्ट छोड़ता है वर्ल्ड पॉलिटिक्स के ऊपर। तो ये सब हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम यूरोपियन यूनियन देखते हैं। तो 1945 के अंदर जो यूरोपियन स्टेट्स हैं, यूरोपियन कंट्रीज हैं, उनकी जो इकोनॉमीज है वो रूइन हो गई थी, बर्बाद हो गई थी। तो 1945 के बाद जो यूरोपियन इंटीग्रेशन हुआ था वो कोल्ड वॉर की वजह से हुआ था। तो मार्शल प्लान के अंडर जो अमेरिका था उसने बहुत ज्यादा हेल्प की थी यूरोप की इकोनॉमी को रिवाइव करने के लिए। तो जो मार्शल प्लान था ना उसके अंडर क्या था, एक जो ऑर्गेनाइजेशन थी, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ यूरोपियन इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन, वो इस्टेब्लिश की गई थी 1948 के अंदर, ताकि जो वेस्ट यूरोपियन स्टेट्स हैं उनको मदद की जाए। और सोवियत ब्लॉक के कोलैप्स होने पे क्या हुआ, जो यूरोप है वो एक फास्ट ट्रैक पे आ गया और उसने एस्टैब्लिश किया EU यानी यूरोपियन यूनियन 1992 के अंदर। तो जितने भी EU यानी यूरोपियन यूनियन के मेंबर्स थे उनकी कॉमन फॉरेन और सिक्योरिटी पॉलिसी थी, और ये कोऑपरेट करते थे जस्टिस और होम अफेयर्स के मैटर में। और साथ ही साथ इन
यूनियन की एक सिंगल करेंसी थी जिसका नाम था यूरो। तो ये जो यूरोपियन यूनियन है ना, वो टाइम के साथ इवोल्व हुई। पहले तो क्या है, इसको इकोनॉमिक यूनियन बनाया गया था, लेकिन टाइम के साथ इवोल्व होते होते ये क्या एक पॉलिटिकल यूनियन बन गई और ये जो ईयू थी वो धीरे धीरे क्या एक नेशन स्टेट की तरह एक्ट करने लगी। और बहुत सारी ऐसी कंट्रीज थी ईयू के अंदर जो क्या है ईयू को पावर देकर खुश नहीं थी। वो चाहती थी कि हमारी जो पावर्स है वो हम खुद ही एक्सरसाइज करें। तो यूरोपियन यूनियन का क्या है इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, डिप्लोमेटिक और मिलिट्री इन्फ्लुएंस बन गया था। इतना ही नहीं, जो यूरोपियन यूनियन है इसके बहुत सारे नॉन परमानेंट मेंबर है यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर। और नॉन परमानेंट मेंबर्स होने की वजह से जो ईयू है वो इन्फ्लुएंस करता है कुछ एक यूएस की पॉलिसीज पे, जैसे जो यूएस की पोजीशन है ईरान न्यूक्लियर प्रोग्राम में, उसको भी वो क्या है इन्फ्लुएंस करता है। तो ईयू का जब भी कोई मसला हो जाता है ना, तो वो क्या है डिप्लोमेसी, इकोनॉमिक इन्वेस्टमेंट्स और नेगोशिएशन करने की कोशिश करता है। वो क्या है कोई कॉशन या फिर मिलिट्री फोर्स का यूज नहीं करता। अगर ईयू की मिलिट्री पावर की बात की जाए ना, तो ईयू की सभी कंट्रीज को मिला करके क्या है जो सेकेंड लार्जेस्ट आर्म्ड फोर्सेस है ईयू की पूरे वर्ल्ड के अंदर। और ये ईयू का फ्लैग है जिसके अंदर सर्कल में क्या है 12 स्टार्स लगी हुई हैं। और ये जो 12 स्टार्स है वो यूनिटी, सॉलिडिटी और हार्मनी को रिप्रेजेंट करती हैं। और ये जो फ्लैग है वो 1955 के अंदर अडॉप्ट किया गया था। तो एज अ सुपरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जो ईयू है वो क्या है इंटरवेन कर सकती है इकोनॉमिक, पॉलिटिकल और सोशल एरियाज़ के बीच में अपनी ही मेंबर कंट्रीज़ में। लेकिन जो बहुत सारी इसकी जो मेंबर कंट्रीज़ है ना, उसके खुद के फॉरेन रिलेशंस और डिफेंस पॉलिसीज़ हैं जो एक तरीके का ना कॉन्ट्रडिक्शन पैदा करती हैं। और कुछ एक पार्ट्स के अंदर यूरोप के यूरो इंटीग्रेनिस्ट एजेंडा को लेकर क्या है यूरोस्पेक्टिसिज्म है। इसका एक एग्जांपल से समझते हैं। जो ब्रिटेन के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर थे मार्गरेट थैचर, वो क्या है यूके को यूरोपियन मार्केट से दूर रखती हैं, उसको उसके अंदर इन्वॉल्व ही नहीं होने देती। यानी कि एक तरह से तो तुम बता रहे हो कि जो यूरोपियन यूनियन है वो इंटीग्रेटेड है, और दूसरी ओर हमें ऐसी चीज़ें देखने को मिल रही है। ईयू का एक और लूप होल है कि जो डेनमार्क और स्वीडन है उसने मास्ट्रिच ट्रीटी को साइन ही नहीं किया है और ना ही यूरो जो उसकी कॉमन करेंसी है उसको अडॉप्ट किया। तो ये क्या यूरोपियन यूनियन की एबिलिटी को लिमिट करती हैं जब भी वो फॉरेन रिलेशंस और डिफेंस के मैटर में एक्ट करता है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है एशियान, यानी कि एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। तो ये जो एशियान है ना वो इस्टेब्लिश हुआ था 1967 के अंदर, और उसकी जो मेनली है ना 5 फाउंडर कंट्रीज मानी जाती हैं, इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर और थाईलैंड। और उन्होंने क्या है एक बैंकॉक डिक्लेरेशन साइन किया था। और जो मेन ऑब्जेक्टिव है ना आसियान का वो ये है कि सोशल प्रोग्रेस और कल्चरल डेवलपमेंट से क्या है इकोनॉमिक ग्रोथ की जाए। और उसका सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव है कि जो रीजनल पीस एंड स्टेबिलिटी है उसको प्रमोट की जाए, जो रूल ऑफ लॉ और यूनाइटेड नेशन चार्टर के प्रिंसिपल्स पर बेस्ड है। और ये जो एशियन कंट्रीज है ना उन्होंने अपना एक प्लेटफॉर्म बनाया हुआ है एशियन वे, जिसे ये सेलिब्रेट करती हैं और वहाँ पे इंटरेक्ट करती है इनफॉर्मली, कोई कन्फ्रंट्रेशन नहीं होता, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं होता और कोऑपरेट करती है। और ये जो एशियन है ना वो क्या है रिस्पेक्ट करती है नेशनल सॉवरेनिटी को, यानी कि काम करते वक्त भी वो क्या है किसी भी कंट्री के इंटरनल मैटर में दखल अंदाजी नहीं करती। और ये जो आसियान है उसने अपने ऑब्जेक्टिव्स बढ़ाए हैं, इकोनॉमिक और सोशल स्फीयर्स तक ही लिमिटेड नहीं रखे। 2003 के अंदर आसियान कम्युनिटी एस्टैब्लिश की जाती है जिसके मेनली 3 पिलर्स थे। पहला है आसियान सिक्योरिटी कम्युनिटी, दूसरा है आसियान इकोनॉमिक कम्युनिटी, तीसरा है आसियान सोशियो कल्चर कम्युनिटी। तो ये जो आसियान सिक्योरिटी कम्युनिटी है वो बेस्ड है कन्विक्शन के ऊपर, ताकि जो टेरिटोरियल डिस्प्यूट्स हैं वो क्या है आर्म्ड कन्फ्रंटेशन में ना बदलें, यानी कि हथियारों से वहाँ पर युद्ध ना किए जाए, सिर्फ एक टेरिटरी को लेकर। इन 3 पिलर्स के अलावा जो आसियान है उसकी एक ARF भी है, यानी कि आसियान रीजनल फॉर्म, जो कि एस्टैब्लिश हुई थी 1994 के अंदर। तो ये एक ऑर्गेनाइजेशन है जो सिक्योरिटी और फॉरेन पॉलिसी के बीच एक कोऑर्डिनेशन बिठाती है। और ये जो आसियान है ना इसकी इकोनॉमी क्या है USA, EU और जापान से भी ज्यादा तेजी से ग्रो हो रही है। और जो आसियान इकोनॉमिक कम्युनिटी है उसका ये ऑब्जेक्टिव है कि एक कॉमन मार्केट क्रिएट की जाए आसियान मेंबर्स की, और जो प्रोडक्शन हो ना वो आसियान स्टेट्स के अंदर ही हो, ताकि जो सोशल और इकोनॉमिक डेवलपमेंट के अंदर क्या है हेल्प मिल पाए। और जो विजन 2020 आइन करता है कि ये जो आसियान है वो इंटरनेशनल कम्युनिटी के अंदर एक मेजर प्लेयर बनना चाहता है, और साथ ही साथ क्या है नेगोशिएशंस को बढ़ावा दिया जाए, ना कि कॉन्फ्लिक्ट्स किए जाए, यानी कि बातचीत से ये लड़ाई सॉर्ट आउट हो जाए, हथियारों का यूज ना करना पड़े। अब हमारा टॉपिक है राइज ऑफ द चाइनीज इकोनॉमी, यानी कि चाइना की इकोनॉमी ने कैसे ग्रो किया। तो जो चाइना की इकोनॉमिक सक्सेस है ना वो 1978 से ही है, और कहीं ना कहीं चाइना की इतनी ज्यादा ग्रेट पावर उभरने के पीछे चाइना की इकोनॉमी ही जुड़ी
जुड़ी हुई है और ईस्ट एशियन ग्रोथ के पीछे इकोनॉमिक इंटीग्रेशन ही है चाइना का। 1949 के अंदर चाइना के अंदर पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना एस्टैब्लिश हुई, जिसने कम्युनिस्ट रेवोल्यूशन किया माओ की लीडरशिप के अंडर, और उसकी जो इकोनॉमी थी वो बेस थी सोवियत मॉडल के ऊपर। और इस मॉडल ने चाइना को अलो किया कि वो खुद के रिसोर्सेज यूज करे इंडस की फाउंडेशन एस्टैब्लिश करने में, जो कभी पहले अस्तित्व में ही नहीं था। और जो एनुअल इकोनॉमिक ग्रोथ थी चाइना की वो 2 से 3% हो रही थी। तो इतनी ज्यादा बढ़ती हुई पॉपुलेशन के अंदर ये जो ग्रोथ थी वो इनसफिशिएंट थी, ये काफी नहीं थी। तो चाइना ने फाइनली अपना पॉलिटिकल और इकोनॉमिक जो आइसोलेशन था वो खत्म कर दिया और अपने रिलेशन एस्टैब्लिश करे यूनाइटेड नेशंस के साथ 1972 के अंदर। यानी बेसिकली जो चाइना ने अपनी जो इकोनॉमी है वो ओपन कर दी थी, पहले उसने बंद कर रखी थी, किसी के साथ कोई लेना देना नहीं था, लेकिन अब उसने सब कुछ ओपन कर दिया। और जो डेंग जियोपिंग थे उन्होंने चाइना के अंदर ओपन डोर पॉलिसी और इकोनॉमिक रिफॉर्म्स अनाउंस किए थे। और चाइना ने कहना यूएसएसआर की तरह शॉक थेरेपी अडॉप्ट नहीं की थी, उन्होंने स्टेप बाय स्टेप अपनी इकोनॉमी ओपन की थी। और ये जो नई इकोनॉमिक पॉलिसीज थी उसने चाइना की हेल्प की थी इकोनॉमिक स्टैग्नेशन को ब्रेक करने में, यानी कि चाइना की जो ग्रोथ है वो होने लगी थी। अब जो चाइना की इकोनॉमी है ना वो बहुत जल्दी इंप्रूव हो गई थी, लेकिन चाइना के अंदर सबको इसके बेनिफिट्स नहीं मिले थे। लेकिन फिर भी जो चाइना है वो रीजनली और ग्लोबली एक इकोनॉमिक पावर बन गया था। अब हम इंडिया और चाइना के रिलेशंस देखते हैं। तो इंडिया और चाइना क्या थे, ग्रेट पावर थे एशिया के अंदर वेस्टर्न इंपीरियलिज्म आने से पहले। और दोनों ही कंट्रीज के बीच लिमिटेड पॉलिटिकल और कल्चरल इंटरेक्शन था, क्योंकि दोनों ही कंट्री क्या है एक दूसरे से फैमिलियर यानी जानी पहचानी नहीं। और एक स्लोगन भी बहुत ज्यादा पॉपुलर था, हिंदी चीनी भाई भाई। और इंडिपेंडेंस के बाद दोनों ही कंट्रीज, जो चाइना ने तिब्बत के ऊपर टेक ओवर कर लिया था 1950 में, और जो सीनो इंडियन बॉर्डर सेटलमेंट थी, इन सब में उलझे रहे। और 1962 के युद्ध में जो इंडियन मिलिट्री है वो हार गई थी, जिससे बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ा था इंडिया और चाइना के रिलेशन पर। और जैसे ही चाइना की पॉलिटिकल लीडरशिप में चेंज हुआ मिड टू लेट 1970s के बीच, तो जो चाइना की पॉलिसी थी ना वो ज्यादा प्रेगमेटिक और कम आइडियोलॉजिकल बन गई। और यानी कि अब जो चाइना की पॉलिसीज थी वो ज्यादा प्रैक्टिकल बनने लगी। कंटेंटियस इश्यूज पर चाइना सेटलमेंट करने को तैयार था ताकि इंडिया के साथ रिलेशंस इंप्रूव हो सके। और जब से कोल्ड वॉर खत्म हुआ था ना, तब से इंडिया और चाइना के रिलेशन के बीच में कुछ चेंजेस दिखने लगे थे। अब जो उनके रिलेशन थे ना वो स्ट्रैटेजिक और इकोनॉमिक डायमेंशन ले चुके थे। और इतना ही नहीं, राजीव गांधी 1988 के दिसंबर में चाइना में गए थे और उन्होंने इंडिया चाइना रिलेशन इंप्रूव करने के लिए प्रोत्साहन भी दिया था। इंडिया ने न्यूक्लियर टेस्ट किया था 1998 के अंदर। कई बार ये चीज जस्टिफाई की जाती है कि इंडिया को चाइना से खतरा था इसलिए किए गए, लेकिन फिर भी उनके जो इंटरेक्शन है वो बंद नहीं हुए। सो नाउ वी विल टॉक अबाउट जापान। तो जापान के पास है ना बहुत कम नेचुरल रिसोर्सेज है, वो सारे अपने जो रॉ मटेरियल्स है ना वो दूसरे देशों से इंपोर्ट करता है। देखो जापान के पास इतने ज्यादा खुद के नेचुरल रिसोर्सेज नहीं है, लेकिन फिर भी वर्ल्ड वॉर सेकेंड के बाद उसने बहुत तेजी से ग्रोथ की है। और जापानीज कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 9 के अकॉर्डिंग जो जापानीज लोग है वो कभी भी वॉर को अनाउंस नहीं करेंगे और ना ही वो कभी थ्रेट का और फोर्स का यूज करेंगे इंटरनेशनल डिस्प्यूट को सॉल्व करने के लिए। तो अब हम साउथ कोरिया के बारे में जानते हैं। तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद में जो कोरियन पेनिनसुला था ना वो 2 के अंदर डिवाइड हो गया था, साउथ कोरिया और नॉर्थ कोरिया के अंदर। और जो बीच में जो था उसको 38 पैलर बोलते हैं। 38 पैलर के साथ वो क्या डिवाइड हुआ था। 1950 और 53 के अंदर जो कोरियन वॉर हुआ था उस वजह से दोनों कंट्रीज के जो रिलेशंस है वो खराब हुए थे। किस वजह से? कोल्ड वॉर की वजह से और कोरियन वॉर की वजह से। और दोनों ही नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया ने क्या है मेंबरशिप ले ली थी यूनाइटेड नेशंस की सितंबर 17, 1991 के अंदर। और जो साउथ कोरिया है ना वो डेवलप हुआ था सोशली और इकोनॉमिकली ड्यूरिंग 1960s और 1980s। और इस डेवलपमेंट को बोला जाता है मिरेकल ऑन द हैन रिवर। और साउथ कोरिया अपनी हर एक सेक्टर के अंदर ओवरऑल डेवलपमेंट करने के बाद में मेंबर बन गया था OECD का 1996 के अंदर। सो OECD का क्या फुल फॉर्म है, डू कमेंट। और 2017 आते आते साउथ कोरिया क्या है 10th लार्जेस्ट मिलिट्री स्पेंडर बन गया था, यानी अपनी मिलिट्री पर स्पेंड करने वाला 10th लार्जेस्ट कंट्री बन गया था। और ये 11th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन गई थी। और एज पर ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट 2016 साउथ कोरिया ने 16th नंबर पे रैंक किया था ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में। और साउथ कोरिया की हाई लेवल ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट के पीछे जो मेन फैक्टर्स थे वो थे सक्सेसफुल लैंड रिफॉर्म्स, रूरल डेवलपमेंट, ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलपमेंट और इकोनॉमिक ग्रोथ। अब इंडिया और साउथ कोरिया के रिलेशन की बात की जाए तो उनके कोऑर्डिनेट
कॉलोनियल रिलेशन रहे हैं, मतलब अच्छे खासे रिलेशन रहे हैं, और उन्होंने बहुत सारे एग्रीमेंट्स भी किए हैं, और इन एग्रीमेंट्स की वजह से उनके जो कल्चरल और कमर्शियल रिलेशंस है वो भी अच्छे खासे ग्रो किए हैं। और साउथ कोरियन ब्रांड्स जैसे सैमसंग, एलजी, हुंडई ये सारे सक्सेसफुल हैं इंडिया के अंदर। अब हम देखने वाले हैं कंटेम्प्रेरी साउथ एशिया। तो यहाँ पे जो साउथ एशिया की कंट्रीज है ना, उनका डिस्कशन किया गया है। जब इंडिया और पाकिस्तान ने न्यूक्लियर पावर्स के क्लब को ज्वाइन किया था, यानी जब न्यूक्लियर पावर अडॉप्ट की थी, तब जो ग्लोबल अटेंशन है ना वो साउथ एशिया पे आ गया था। ग्लोबल अटेंशन यानी कि वर्ल्ड की अदर कंट्रीज का जो अटेंशन है वो साउथ एशिया रीजन पे आ गया था। बहुत सारे लोगों ने उस टाइम पे ये फैक्ट को रियलाइज किया गया था कि अगर इस रीजन की जो स्टेट्स हैं, जो कंट्रीज हैं, वो एक दूसरे के साथ कॉर्पोरेट करने लगे ना, तो ये बहुत तेजी से डेवलप कर सकता है। और साउथ एशिया के अंदर जो जो कंट्रीज आती हैं वो नोट कर लो: बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, मालदीव्स, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका। और जो साउथ एशिया है ना वो डाइवर्सिटी के लिए जाना जाता है। यहाँ पे बहुत अलग अलग चीजें हैं, अलग अलग कल्चर के स्टेट्स हैं, और यहाँ पर जियो पॉलिटिक्स भी बहुत होती है। जियो पॉलिटिक्स मतलब कि बाउंड्री को लेकर बहुत ज्यादा लफड़ा चलता रहता है। और बहुत सारी साउथ एशिया की ऐसी कंट्रीज है जिनका सेम पॉलिटिकल सिस्टम नहीं है। जब से इंडिया और श्रीलंका ब्रिटिशर से आजाद हुए थे, तब से उनके अंदर एक सक्सेसफुल डेमोक्रेटिक सिस्टम एस्टैब्लिश है। लेकिन वहीं पर पाकिस्तान और बांग्लादेश में बहुत ज्यादा सिविलियन और मिलिट्री रूलर्स थे। हालांकि बांग्लादेश के अंदर डेमोक्रेसी आ गई थी पोस्ट कोल्ड वॉर पीरियड में। और 2006 तक नेपाल के अंदर कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की थी, और साथ ही साथ ये खतरा भी था कि किंग कहीं वापस एग्जीक्यूटिव पावर्स ना ले ली। और 2006 के अंदर एक सक्सेसफुल रिस्टोरेशन हो गया था डेमोक्रेसी का, और जो किंग था वो एक नॉमिनल पोजीशन पे ही रह गया था, यानी कि नामात्र रह गया था। हर एक कंट्री में अलग अलग डेमोक्रेटिक एक्सपीरियंस के बाद ये जो लोग हैं इन कंट्रीज के, वो ये चाहते हैं कि डेमोक्रेसी हो। अब हम एक एक करके अलग अलग कंट्रीज के बारे में पढ़ेंगे। पहले हम जानते हैं द मिलिट्री एंड डेमोक्रेसी इन पाकिस्तान। तो पाकिस्तान के अंदर हमेशा से ये आर्मी रूल रहा है, लेकिन कुछ एक जो आर्मी रूलर्स हैं उन्होंने इलेक्शंस भी कराए थे ताकि जो उनका शासन है उसको डेमोक्रेटिक इमेज दी जा सके। और बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स रहे हैं जिनकी वजह से पाकिस्तान में कभी भी स्टेबल डेमोक्रेसी नहीं आ पाई। तो पाकिस्तान के अंदर क्या है ना, हमेशा से सोशल डोमिनेंस रहा है मिलिट्री, क्लर्जी और लैंड ओनिंग एरिस्टोक्रेसी का, जिन्होंने अगर कभी इलेक्टेड गवर्नमेंट फॉर्म भी हुई तो उसको उखाड़ करके फेंक दिया और वहां पे मिलिट्री गवर्नमेंट एस्टैब्लिश कर ली। और जब पाकिस्तान का झगड़ा इंडिया के साथ हुआ तब प्रो मिलिट्री ग्रुप्स और ज्यादा पावरफुल हो गई, और पाकिस्तान के अंदर कभी जेन्युइन इंटरनेशनल सपोर्ट था ही नहीं डेमोक्रेटिक रूल को लेकर। यानी कि कभी ना ही तो चाइना ने, रशिया ने या फिर यूएसए ने एनकरेज किया पाकिस्तान को कि डेमोक्रेटिक रूल होना चाहिए, जिस वजह से जो मिलिट्री गवर्नमेंट थी उनका डोमिनेंस बना रहा। यूनाइटेड स्टेट्स और जो अदर वेस्टर्न कंट्रीज है उन्होंने एनकरेज किया था पाकिस्तान के अंदर मिलिट्री अथॉरिटेरियन रूल्स को अपने ही रीजंस के लिए, ताकि उनका खुद का बेनिफिट हो। ग्लोबल इस्लामिक टेररिज्म के कारण और साथ ही जो पाकिस्तान न्यूक्लियर आर्सेनल है वो कहीं पर टेररिस्ट ग्रुप्स के हाथों में ना चला जाए, उस वजह से जो पाकिस्तान के अंदर है वो मिलिट्री रूल ही उनको बेस्ट लगा। बेसिकली क्या हुआ ना कि वेस्टर्न इंटरेस्ट को वेस्ट एशिया और साउथ एशिया के अंदर प्रोटेक्ट करने के लिए पाकिस्तान में मिलिट्री रूल को ही कायम किया गया। अब हम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ इंपॉर्टेंट चीजें देख रहे हैं, तो ध्यान से सुनना। तो पाकिस्तान के अंदर जब पहला कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम हुआ तो जो जनरल आयूब खान है उन्होंने क्या है अपने आप को इलेक्ट कर लिया और एडमिनिस्ट्रेशन ले लिया कंट्री का। लेकिन वहां पर उनसे लोग क्या है डिससेटिस्फाई हो गए, सेटिस्फेक्शन नहीं हुआ और वो वहां से गिरा दिया गया उनको। और उसके बाद में क्या है, जनरल आया खान ने कंट्रोल लिया पाकिस्तान के अंदर। ड्यूरिंग द आया खान मिलिट्री रूल जो पाकिस्तान है उसने बांग्लादेश के साथ क्राइसिस फेस किए, और इंडिया के साथ जब 1971 के अंदर वॉर हुआ पाकिस्तान का, जब जो ईस्ट पाकिस्तान था वो एक नई कंट्री बन गया था बांग्लादेश। यानी कि पहले दो पाकिस्तान थे, एक वेस्ट पाकिस्तान और एक ईस्ट पाकिस्तान। और इनके बाद में जो गवर्नमेंट बनाई गई वो जुल्फिकर अली भुट्टो की बनाई गई 1971 से लेकर 1977 तक। अब 1977 के अंदर क्या हुआ ना, भुट्टो जो गवर्नमेंट थी उसको रिमूव कर दिया जनरल जिया उल हक ने। अब जो जनरल जिया थे ना उन्होंने प्रो डेमोक्रेसी मूवमेंट फेस किया था 1982 के अंदर, और फिर एक इलेक्टेड गवर्नमेंट एस्टैब्लिश हुई पाकिस्तान के अंदर 1988 में, जिसके लीडर रहे थे बेनाजिर भुट्टो। और उसके बाद में जो बेनाजिर भुट्टो थी उनको कंपटीशन फेस करना पड़ा था पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग। और 1999 के अंदर क्या हुआ, आर्मी फिर से आ गई पाकिस्तान के अंदर, और जो जनरल प्रिजर्व मुशर्रफ थे उन्होंने रिमूव कर दिया था प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ को। और 2001 के अंदर वो जनरल मुशर्रफ थे, उन्होंने खुद को इलेक्ट कर लिया था एज अ प्रेसिडेंट। और 2008 से क्या है डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड लीडर्स है पाकिस्तान के अंदर। सो नाउ वी विल डिस्कस अबाउट डेमोक्रेसी इन बांग्लादेश।
तो बांग्लादेश क्या है ना, पार्ट था पाकिस्तान का 1947 से लेके 1971 तक। ये एज अ कंट्री बना था 1971 में। और ये जो लोग थे ना बांग्लादेश के, उनको डोमिनेशन सहना पड़ा था वेस्टर्न पाकिस्तान का, और यहाँ पे उर्दू लैंग्वेज को थोप दिया गया था। 1971 के अंदर जब बांग्लादेश इंडिपेंडेंट हुआ तो उसने अपना एक कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट किया, और जिसके अंदर उन्होंने डिक्लेयर किया कि हम मानते हैं सेक्युलरिज्म, डेमोक्रेसी और सोशलिज्म में। लेकिन 1975 के अंदर जो शेख मुजीब थे, उन्होंने क्या है कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट लाई और पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट से प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट ला दिया गया बांग्लादेश के अंदर। और शेख मुजीब ने सारी पार्टीज को अबॉलिश कर दिया था, सिर्फ एक पार्टी छोड़ी थी, वो थी अवामी लीग, जो उनकी खुद की पार्टी थी। और 1990 से बांग्लादेश के अंदर रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी जो बेस्ड है मल्टी पार्टी इलेक्शंस पे, वो चल रही है। अब हम देखते हैं मोनार्की एंड डेमोक्रेसी इन नेपाल। तो हिस्टोरिकली जो नेपाल था ना, वो एक हिंदू किंगडम था, और उसने मॉडर्न पीरियड के अंदर भी कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की अडॉप्ट। कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की का मतलब है कि वहां पे कॉन्स्टिट्यूशन तो है लेकिन फिर भी मोनार्की का रूल है। तो जो किंग है ना नेपाल ने, उसने एक्सेप्ट कर ली थी ये डिमांड कि नया डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन लाया जाए नेपाल के अंदर 1990 के अंदर। और ये इसने इसलिए एक्सेप्ट की थी क्योंकि वहां पे स्ट्रॉन्ग प्रो डेमोक्रेसी मूवमेंट चल रही थी। लेकिन ये जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट एस्टेब्लिश हुई थी ना, उसका बहुत ही ज्यादा छोटा टाइम पीरियड रहा था नेपाल के अंदर। तो एक बार तो किंग ने मान लिया डेमोक्रेसी अपना ली, लेकिन फिर 2002 के अंदर जो किंग थी उसने अबोलिश कर दिया पार्लियामेंट को और डिसमिस कर दी गवर्नमेंट को। और जो थोड़ी बहुत भी डेमोक्रेसी बची थी नेपाल के अंदर, वो भी उसने खत्म कर दी। अप्रैल 2006 के अंदर कंट्री वाइड प्रो डेमोक्रेसी मूवमेंट चलने लगते हैं नेपाल के अंदर, और बहुत बड़े नॉन वायलेंट मूवमेंट चलने लगे नेपाल के अंदर, जिनको लीड कर रही थी 7 पार्टी अलायंस मेओस और सोशल एक्टिविस्ट। और उन्होंने अचीव कर ली थी एक मेजर विक्ट्री। जो किंग था वो फोर्स किया गया था कि रिस्टोर करे जो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव है, जो उसने डिसॉल्व किए थे अप्रैल 2002 के अंदर। यानी बेसिकली किंग को फोर्स किया गया कि हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव वो रिस्टोर करे, दोबारा से लाए। और 2008 के अंदर नेपाल एक डेमोक्रेटिक रिपब्लिक बन गया था, उसने अबोलिश कर दी थी मोनार्की, और 2015 के अंदर अपना नया कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट कर लिया था। नेक्स्ट हम देखते हैं एथनिक कॉन्फ्लिक्ट एंड डेमोक्रेसी इन श्रीलंका। तो आफ्टर द इंडिपेंडेंस श्रीलंका में मेजोरिटी थी एक कम्युनिटी की जिसका नाम था सिनाला, उसका डोमिनेंस था श्रीलंका में। और जो सिनाला कम्युनिटी थी ना, वो अपना एनिमी समझते थे तमिल्स को, जो माइग्रेट होके आए थे इंडिया से श्रीलंका के अंदर और वहां पे ही सेटल हो गए थे। अब जो तमिल्स थे ना, उनकी कंसर्न्स को नेग्लेक्ट किया जा रहा था, उन पे ध्यान ही नहीं दिया जा रहा था। तो 1983 से जो तमिल्स थे उन्होंने विद्रोह करना शुरू कर दिया अपना एक नया देश के लिए, कि हमारे तमिल्स का नया देश बनाया जाए। और उन्होंने अपनी एक मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म कर दी थी जिसका नाम था LTTE, यानी कि लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल एलम। तो ये जो LTT थे ना, वो क्या है आर्म स्ट्रगल कर रहे थे श्रीलंका की आर्मी के साथ, और डिमांड कर रहे थे कि हमारी एक नई कंट्री बनाई जाए। और जो LTT थी ना, उसका कंट्रोल था नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट्स ऑफ श्रीलंका के ऊपर। इतना ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट होने के बावजूद भी श्रीलंका ने बहुत ज़्यादा इकोनॉमिक ग्रोथ की और ह्यूमन डेवलपमेंट भी बहुत ज़्यादा किया। अच्छा, पहले श्रीलंका को सिलोन कहा जाता था, ये बात याद रखना। अब हम इंडिया और पाकिस्तान के कॉन्फ्लिक्ट्स को देखने वाले हैं। तो इंडिपेंडेंस के बाद इंडिया और पाकिस्तान है वो कश्मीर से रिलेटेड इशू के अंदर इन्वॉल्व रहे थे, और जिस वजह से उनके वॉर हुए थे 1947 से 48 में और 1965 के अंदर, जिसमें कोई भी जो मैटर है वो सॉल्व नहीं हुआ था, सेटल नहीं हुआ था। 1971 के अंदर इंडिया और पाकिस्तान का फिर से वॉर हुआ था, लेकिन उसमें इंडिया जीत गई थी, लेकिन फिर भी कश्मीर इशू सॉल्व नहीं हुआ था। इंडिया का कॉन्फ्लिक्ट जो है ना पाकिस्तान के अंदर, वो स्ट्रेटेजिक इशू से रिलेटेड है, जैसे कि उनका जो कंट्रोल है सियाचिन ग्लेशियर को, उससे रिलेटेड है, एक्वाजिशन ऑफ आर्म्स के ऊपर है। 1998 के अंदर इंडिया ने न्यूक्लियर टेस्ट किया था पोखरण के अंदर, और उसको कॉपी करते हुए पाकिस्तान ने कुछ ही दिनों के अंदर अपना न्यूक्लियर टेस्ट किया था शिगाई हिल्स पर। इंडिया और पाकिस्तान का इंडस रिवर की वाटर शेयरिंग को लेकर भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स है, और दोनों ही कंट्रीज का कोई भी एक एग्रीमेंट नहीं है जो सर क्रिक लाइन है उसको लेकर रन ऑफ कच्छ में। अब हम देखने वाले हैं इंडिया एंड इट्स अदर नेबर्स, यानी कि बाकी कंट्रीज। तो अगर हम बांग्लादेश की बात करें तो जो गवर्नमेंट है इंडिया और बांग्लादेश के, उनके बहुत सारे इश्यूज हैं, बहुत सारे डिफरेंसेस है, बहुत सारे इश्यूज को लेकर, और साथ ही साथ जो गंगा और ब्रह्मपुत्र रिवर है उनके वाटर शेयरिंग को लेकर भी इश्यूज हैं। और भारत सरकार इस चीज से भी खुश नहीं है कि जो बांग्लादेश है ना, वो डिनाइल कर रहे हैं कि ये जो इलीगल इमिग्रेशन हो रहा है ना इंडिया की ओर, वो हमारी तरफ से नहीं। और जो बांग्लादेश है ना, वो एंटी इस्लामिक फंडामेंटलिस्ट ग्रुप को सपोर्ट करता है, और जो बांग्लादेशी हैं उन्होंने ये मना कर दिया था कि जो इंडियन ट्रूप्स हैं हम उनको हमारी टेरिटरी से नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया में नहीं जाने देंगे। और बांग्लादेश ने ये डिसीजन लिया था कि हम नेचुरल गैस इंडिया के अंदर एक्सपोर्ट नहीं करेंगे। तो ये सारे रीजंस हैं जिन वजह से इंडियन गवर्नमेंट अनहैप्पी है बांग्लादेश से।
हम नेपाल और इंडिया के रिलेशन की बात करें तो उनका बहुत स्पेशल रिलेशन रहा है। दोनों के बीच ट्रीटी है कि वो अपने सिटीजन्स को एक दूसरी कंट्रीज़ के बीच आने जाने देंगे और उनके लिए उनको ना ही तो कोई वीज़ा की ज़रूरत है, ना ही कोई पासपोर्ट्स की ज़रूरत है। और कुछ एक चीज़ें हैं जो इन कंट्रीज़ को इकट्ठा लाती है, जैसे कि ट्रेड, साइंटिफिक कॉर्पोरेशन, कॉमन नेचुरल रिसोर्सेज, इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन, इंटरलॉकिंग वाटर मैनेजमेंट। लेकिन फिर भी कुछ एक डिफरेंसेस तो हैं ही इन कंट्रीज़ के बीच। अब इंडिया और श्रीलंका की बात की जाए तो 1987 से ही इंडिया ने इंटरनल और एथनिक अफेयर्स जो है श्रीलंका के, उसके अंदर इंटरफेयर करना बंद कर दिया है। और लेकिन फिर भी जो दोनों कंट्रीज है ना, उनका रिलेशनशिप अच्छा खासा है। दोनों ही कंट्रीज ने क्या है, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन किया हुआ है और इंडिया सपोर्ट करता है श्रीलंका को सुनामी के टाइम। अब भूटान की बात की जाए तो भूटान के साथ भी इंडिया का रिलेशन काफी अच्छा खासा है। जो भूटान के मोनार्क है उसने क्या है, गोरिल्लाज और मिलिटेंट को नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया से निकालने में मदद की थी। अब हम देख लेते हैं पीस और कॉर्पोरेशन के लिए साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ ने क्या किया है। तो इन्होंने क्या है, एक कॉर्पोरेशन बनाई है जिसका नाम है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉर्पोरेशन, जिसे सार्स भी कहते हैं। तो सार्स के मेंबर्स ने साइन की थी साउथ एशियन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, जिसे साफ्ता भी कहा जाता है, जिससे इन्होंने प्रॉमिस किया था कि हम साउथ एशिया में फ्री ट्रेड करेंगे। और ये जो साफ्ता थी वो साइन की गई थी 2004 के अंदर। ये अफेक्ट में आई थी 1 जनवरी 2006 के अंदर। जो साफ्ता का एम था वो ये था कि लॉरिंग ट्रेड टैरिफ्स, यानी कि जो ट्रेड ऊपर बैरियर्स लगाए गए हैं उनको कम किया जाए। लेकिन कुछ एक जो कंट्रीज है ना, वो इससे डरती है कि जो साफ्ता है वो इंडिया का ये एक तरीका है ताकि वो उनकी मार्केट्स के अंदर इन्वेड कर पाए और उनकी सोसाइटी और पॉलिटिक्स को इन्फ्लुएंस कर पाए कॉमर्शियल वेंचर और कॉमर्शियल प्रेजेंस के थ्रू। हालांकि इंडिया और पाकिस्तान के रिलेशन में बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट्स और वायलेंस है, लेकिन बहुत सारे एफर्ट्स लगाए गए हैं टेंशन मैनेज करने के लिए और शांति बनाए रखने के लिए। सो हमारा नेक्स्ट चैप्टर है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस का मतलब है कि इंटरनेशनल लेवल पर ऐसी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जिसके बहुत सारी कंट्रीज मेंबर्स होती हैं और उनका एक एजेंडा होता है और बहुत सारी एग्रीमेंट्स होती है उनके बीच। तो जो बेसिकली इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन होती है ना, वो वॉर और पीस के अंदर हमारी मदद करती है, यानी कि वॉर ना हो ऐसी सिचुएशंस क्रिएट करती है और पूरे वर्ल्ड के अंदर पीस मेंटेन करने में मदद करती है। और ये साथ ही साथ कंट्रीज को हेल्प करती है कि वो कॉर्पोरेट करे ताकि उनकी जो कंडीशंस है वो बहुत ज्यादा अच्छी हो जाए। तो ये जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है ना, वो कोई सुपर स्टेट की तरह नहीं है जिसकी कोई अथॉरिटी है उसके मेंबर्स के ऊपर। ये क्या है, स्टेट्स के द्वारा ही बनाई जाती है और ये रिस्पॉन्ड भी स्टेट को ही करती है। और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन तभी ही बनाई जाती है जब जो स्टेट्स है वो एग्री करते हैं कि हमें एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन बनानी चाहिए। और बहुत सारी ऐसी चीजें जो नेशंस को साथ मिलकर ही करनी चाहिए, जैसे कि ग्लोबल वार्मिंग का इशू हो गया और ऐसे भी बहुत सारे इशू होती हैं। और एक जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है ना, वो मदद करती है ऐसी इंफॉर्मेशन और आइडियाज प्रोड्यूस करने के लिए कि हम कैसे कॉपरेट कर सकते हैं। अब हम जानते हैं यूनाइटेड नेशंस के बारे में, जो एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है। तो सबसे पहले उसका इवोल्यूशन देखते हैं कि कैसे यूनाइटेड नेशन इवॉल्व हुई, कैसे बनी। तो 1945 के अंदर यूएन फाइंड की गई एज अ सक्सेसर ऑफ लीग ऑफ नेशंस। तो यूएन से पहले क्या था ना, लीग ऑफ नेशन था, जो 1920 के अंदर बनाया गया था ताकि जो वर्ल्ड वॉर 1 है उसके बाद में कोई और वर्ल्ड वॉर ना हो, उसके रोकने के लिए। बेसिकली ये यूएन की तरह ही एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन थी जो पीस एंड कॉर्पोरेशन के लिए बनाई गई थी, लेकिन ये पीस और कॉर्पोरेशन को मेंटेन नहीं कर पाई थी और 1945 के अंदर जो यूनाइटेड नेशन है वो इसका सक्सेसर बन गया। तो ये जो यूएन है वो सेटअप की गई थी साइन करने के बाद यूनाइटेड नेशन चार्टर, जो कि 51 स्टेट्स ने साइन किया था। और यूएन का ये ऑब्जेक्टिव था कि इंटरनेशनल कॉन्फ्लिक्ट को प्रिवेंट करे, वॉर जैसी सिचुएशन ना क्रिएट हो और साथ ही साथ कॉर्पोरेशन बनाए रखे मेंबर स्टेट्स के अंदर। और यूनाइटेड नेशन की एक जनरल असेंबली भी है जिसका हर एक का एक वोट है, और उसके साथ साथ उसका यूएन सिक्योरिटी काउंसिल भी है जिसके अंदर 5 परमानेंट और 10 नॉन परमानेंट मेंबर्स हैं। तो जो 5 परमानेंट मेंबर्स हैं वो यूनाइटेड स्टेट्स, रशिया, यूके, फ्रांस और चाइना। और 2000 तक यूनाइटेड नेशंस के मेंबर 193 हो गए थे। अब हम देखते हैं रिफॉर्म ऑफ द यूएन आफ्टर कोल्ड वॉर, यानी कि कोल्ड वॉर के बाद में क्या क्या चेंजेस किए गए यूएन के अंदर। तो बेसिकली 2 तरीके के रिफॉर्म्स यूएन को फेस करने पड़े। यूएन की जो स्ट्रक्चर और प्रोसेस है उसमें रिफॉर्म किए गए थे और यूएन की जुरिस्डिक्शन में जो जो इश्यूज आती हैं उनको रिव्यू किया गया। तो रिफॉर्म्स के स्ट्रक्चर और प्रोसेस के अंदर जो बिगेस्ट डिसीजन था वो लिया गया था, वो था कि यूएन सिक्योरिटी काउंसिल
काउंसिल के जो परमानेंट और नॉन परमानेंट मेंबर है उनको इंक्रीज कर दिया गया। अब ज्यादा मेंबर्स होंगे तो ज्यादा जो रियलिटी है वर्ल्ड पॉलिटिक्स की वो सामने खुलकर आएगी। तो कोल्ड वॉर के बाद में क्या चेंजेस हुए वो देखते हैं। तो सोवियत यूनियन क्या है खत्म हो गई थी, यूएसए स्ट्रॉन्गेस्ट पावर बन गया था और जो रिलेशनशिप था रशिया का यूएसए के साथ वो बहुत ज्यादा कोऑपरेटिव हो गया था और रशिया सक्सेसर था सोवियत यूनियन का। और चाइना क्या है फास्टेस्ट ग्रोइंग पावर बन गई थी और इंडिया भी जल्दी जल्दी ग्रो कर रहा था। बहुत सारी नई नई कंट्रीज ने यूएन को ज्वाइन किया था जो आज़ाद हुई थी सोवियत यूनियन से या पहले कम्युनिस्ट स्टेट्स थी, कम्युनिस्ट कंट्री थी ईस्टर्न यूरोप में। और वर्ल्ड के अंदर नए नए चैलेंजेस आने लगे, जैसे जीनोसाइड होने लगा यानी कि बहुत बड़े लेवल पे लोगों को मारने लगे, सिविल वॉर हुआ, एथनिक कॉन्फ्लिक्ट्स हुए, टेररिज्म आने लगा, न्यूक्लियर प्रोलिफिकेशन, क्लाइमेट चेंज, एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन, एपिडेमिक्स, तो ये सारे चैलेंजेस आने लगे। अब रिफॉर्म ऑफ स्ट्रक्चर एंड प्रोसेसेस, तो अब हम देखते हैं कि मेन यूएन के अंदर क्या हुआ था, वो क्या चेंजेस थे कि कोल्ड वॉर के बाद में क्या चेंजेस हुए। अब देखते हैं जो यूएन था उसके क्या स्ट्रक्चर और जो प्रोसेस है उसमें क्या क्या चेंजेस। तो 1992 के अंदर जो जनरल असेंबली है उसने अडॉप्ट किए थे रेजोल्यूशंस, लेकिन उस रेजोल्यूशन के अंदर क्या है ना मेनली 3 कंप्लेंट्स आ रही थी। पहली तो ये थी कि जो सिक्योरिटी काउंसिल है ना अब कंटेम्प्रेरी पॉलिटिकल रियलिटीज़ को रिप्रेजेंट ही नहीं करता और जो डिसीजन लिए जाते हैं ना यूएन जनरल असेंबली के अंदर वो वेस्टर्न कंट्री के वैल्यूज़ को शो करते हैं, रिफ्लेक्ट करते हैं और कुछ एक पावर उसको डोमिनेट कर रही है और वहाँ पे इक्विटेबल रिप्रेजेंटेशन नहीं है, यानी कि इक्वली किसी को रिप्रेजेंट नहीं किया जा रहा। अब हम देखते हैं कि क्राइटेरिया क्या है नए परमानेंट और नॉन परमानेंट बनने के लिए सिक्योरिटी काउंसिल की। तो पहला मेजर इकोनॉमिक पावर होनी चाहिए, दूसरा मेजर मिलिट्री पावर होनी चाहिए और सब्सटैंटियल कॉन्ट्रीब्यूटर होना चाहिए यूएन बजट के अंदर, यानी यूएन बजट में अच्छा खासा कंट्रीब्यूट करना चाहिए। और क्या है बड़ा नेशन होना चाहिए पॉपुलेशन के टर्म्स के अंदर और वो नेशन रेस्पेक्ट करे डेमोक्रेसी की और ह्यूमन राइट्स की। और ऐसी कंट्री होनी चाहिए जो वर्ल्ड की डाइवर्सिटी को और ज़्यादा रिप्रेजेंटेटिव बना पाए इन टर्म्स ऑफ जियोग्राफी, इकोनॉमिक सिस्टम और कल्चर। और इनके अलावा जो वीटो पावर है 5 परमानेंट मेंबर के पास, ऐसे कदम उठाए गए थे कि या तो मॉडिफाई कर दिया जाए वीटो सिस्टम को या पूरी तरीके से खत्म ही कर दिया जाए। लेकिन अगर वीटो पावर नहीं होगी तो खतरा बन सकता है जैसा कि खतरा 1945 के अंदर बना था, क्योंकि जो ग्रेट पावर्स है वो अपना इंटरेस्ट लूज कर देंगी यूएन के अंदर और बिना उनके सपोर्ट और इन्वॉल्वमेंट के यूएन क्या है इनइफेक्टिव हो जाएगा, क्योंकि कौन यूएन के बजट में कंट्रीब्यूट करेगा और फिर यूएन की कोई बात ही नहीं मानेगा। अब हम देखते हैं जुरिस्डिक्शन ऑफ द यूएन, यानी यूएन का क्या क्या एरिया है, क्या क्या दायरा है। तो कुछ स्टेप्स लिए जाने चाहिए यूएन के द्वारा उसको रेलिवेंट बनाने के लिए चेंजिंग कॉन्टेक्स्ट में, यानी कि बदलता वक्त है उसके अकॉर्डिंग उसको रेलिवेंट बनाने के लिए कुछ एक चेंजेस किए जाने चाहिए। उसे पीस बिल्डिंग कमीशन बनाना चाहिए और इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को एक्सेप्ट किया कि जो इंटरनेशनल कम्युनिटी है अगर उसकी जो नेशनल गवर्नमेंट है उसके खुद के सिटीजन्स को प्रोटेक्ट नहीं कर पाती एट्रोसिटीज से, तो जो यूएन है वो उसके सिटीजन्स को प्रोटेक्ट करेगा। और इस्टेब्लिशमेंट किया गया ह्यूमन राइट्स काउंसिल का जो 19 जून 2006 से काम कर रहा है और एग्रीमेंट्स भी किए गए मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स को अचीव करने के लिए। और टेररिज्म का विरोध किया गया चाहे वो किसी भी फॉर्म में हो और डेमोक्रेसी फंड का भी क्रिएशन किया गया। नेक्स्ट पॉइंट है कि ट्रस्टीशिप काउंसिल को खत्म करने के लिए भी एग्रीमेंट किया गया। तो अब मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताने वाली हूँ यूएन के ऑर्गन्स के बारे में, तो इसे ध्यान से सुनना और उनके हेडक्वार्टर्स कहाँ पे है। तो ये है 6 प्रिंसिपल ऑर्गन्स यूएन के। पहला है जनरल असेंबली जिसका हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क यूएसए के अंदर। दूसरा आता है सिक्योरिटी काउंसिल और उसका भी हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क यूएसए के अंदर है। तीसरा है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस जिसका हेडक्वार्टर है हेग नीदरलैंड्स के अंदर। नेक्स्ट आता है इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल जिसके हेडक्वार्टर्स है एक न्यूयॉर्क यूएसए के अंदर, दूसरा जनेवा स्विट्जरलैंड के अंदर। मेन तो जनेवा स्विट्जरलैंड में है। ट्रस्टीशिप काउंसिल का हेडक्वार्टर था न्यूयॉर्क यूएसए के अंदर और लास्ट रह गया सेक्रेटेरिएट जिसका हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क यूएसए के अंदर। तो जो 2 चीज़ें हैं ना उन्हीं का हेडक्वार्टर क्या है अलग जगह पे है, बाकी सबका न्यूयॉर्क यूएसए के अंदर है। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस और इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल का अलग जगह है। अब हम जानते हैं इंडिया एंड द यूएन रिफॉर्म्स। तो इंडिया ने यूएन को बहुत सारे ग्राउंड्स पर उसकी रीस्ट्रक्चरिंग के लिए सपोर्ट किया है और इंडिया ये बिलीव करता है कि जब यूएन को और ज़्यादा स्ट्रेंथ मिल जाएगी, वो नया रीजनरेट होगा, तो वो क्या है चेंजिंग वर्ल्ड के अंदर डिजायरेबल हो पाएगा, यानी कि उसके इच्छा के अकॉर्डिंग वो सूटेबल हो पाएगा। लेकिन इंडिया की जो मेजर कंसर्न रही है ना वो ये रही है कंपोजिशन ऑफ सिक्योरिटी काउंसिल, यानी
सिक्योरिटी काउंसिल के मेंबर्स को लेके, क्योंकि इसके मेंबर्स में कुछ ज्यादा चेंज नहीं हुआ है, लेकिन यूएन जनरल असेंबली की मेंबरशिप बहुत ज्यादा एक्सपेंड हुई है, बहुत ज्यादा बड़ी है। इंडिया इस चीज को सपोर्ट करता है कि सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर जो परमानेंट और नॉन परमानेंट मेंबर्स हैं उनकी स्ट्रेंथ को बढ़ाया जाए। और इंडिया खुद भी क्या है, परमानेंट मेंबर बनना चाहता है यूएन का। और हमने जो क्राइटेरिया देखा था परमानेंट और नॉन परमानेंट का, उसको इंडिया फुलफिल भी करता है। देखो, इंडिया क्या सेकंड मोस्ट पॉपुलस कंट्री है वर्ल्ड के अंदर, तो वो पॉपुलेशन के टर्म में तो एक बड़ी कंट्री है। और दूसरा क्या है, ये वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेमोक्रेसी है, तो डेमोक्रेसी वाला पॉइंट भी फुलफिल होता है। और इंडिया ने यूएन के हर एक इनिशिएटिव के अंदर वर्चुअली पार्टिसिपेट भी किया है, और इसके इकोनॉमिक एमरजेंस भी हुई है वर्ल्ड स्टेज के ऊपर, यानी कि ये यूएन के बजट में भी अच्छा खासा कंट्रीब्यूट करता है। तो जो चीज इसे परमानेंट मेंबर बनने में रोकती है वो ये है कि जो चाइना है वो हर बार ये चीज बोलता है कि हम हैं एशिया से, तो किसी और रीजन से कोई और कंट्री होनी चाहिए जो उसकी डाइवर्सिटी को शो करे। तो अब हम कुछ अदर ऑर्गेनाइजेशंस करते हैं, जैसे वर्ल्ड बैंक। तो वर्ल्ड बैंक क्या है, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद में क्रिएट किया गया था 1945 में, और ये काम करता है ह्यूमन डेवलपमेंट के लिए। ह्यूमन डेवलपमेंट में एजुकेशन और हेल्थ के लिए, एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट के लिए करता है ये काम, इरिगेशन और रूरल सर्विसेज में, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन करता है, पोल्यूशन रिड्यूस करता है, इस्टेब्लिश और एनफोर्स करता है रेगुलेशंस को, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए भी काम करता है जैसे रोड्स, अर्बन रीजनरेशन और इलेक्ट्रिसिटी के लिए, और साथ ही ये गवर्नेंस के लिए भी काम करता है जैसे एंटी करप्शन, डेवलपमेंट ऑफ लीगल इंस्टीट्यूशंस। नेक्स्ट है हमारे पास IAEA यानी कि इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, जो कि एस्टैब्लिश हुई थी 1957 के अंदर, और जो यूएस के प्रेसिडेंट है ड्विगिट इज़नहावर, उनकी जो एटम्स फॉर पीस प्रपोजल है उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए ये लाई गई थी। नेक्स्ट है IMF यानी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, और ये एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को देखती है और साथ ही साथ रेगुलेट करती है एक्ट्स को इंटरनेशनल लेवल पर। नेक्स्ट आता है WTO यानी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। ये भी एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो रूल बनाती है ग्लोबल ट्रेड के लिए, और ये ऑर्गेनाइजेशन सेटअप हुई थी 1995 के अंदर, यानी 1995 में ये बनी थी एज अ सक्सेसर ऑफ जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ्स, यानी कि पहले ग्लोबल ट्रेड के लिए गाट ऑर्गेनाइजेशन थी और उसको रिप्लेस किया WTO ने। तो ये जो गाट है वो क्रिएट की गई थी सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद में। नेक्स्ट है एमनेस्टी इंटरनेशनल, जो कि एक NGO है यानी नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जो ह्यूमन राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए पूरे वर्ल्ड में काम करती है, कैंपेन्स करती है। उसके बाद में एक और NGO है, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, जो है ह्यूमन राइट्स वॉच। तो ये NGO रिसर्च करता है ह्यूमन राइट्स पर और उसको सपोर्ट करता है। नेक्स्ट है हमारे पास UN इन यूनिपोलर वर्ल्ड, यानी कि जब USA ही अकेली पावर रह गया था पूरे वर्ल्ड के अंदर, तब UN की क्या सिचुएशन थी। मिलिट्री और इकोनॉमिक पावर USA की इतनी ज्यादा थी, वो UN को इग्नोर करता था, UN को कुछ मानता ही नहीं था, ना ही कोई अदर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन को कुछ समझता था। यूएन के अंदर ही यूएस का इन्फ्लुएंस बहुत ज्यादा था और यूएसए की अनमैच्ड फाइनेंशियल पावर थी, यानी कि बाकी कोई कंट्री उसकी फाइनेंशियल पावर से मैच ही नहीं कर पाती थी। अब जो यूएन है फिजिकली लोकेटेड है यूएसए की टेरिटरी के अंदर ही, यानी उसका हेडक्वार्टर कहाँ है, न्यूयॉर्क के अंदर है, और जो कि यूएसए की टेरिटरी है, जिस वजह से यूएसए का और ज्यादा इन्फ्लुएंस बन जाता है यूएन के ऊपर। और यूएस जो है उसके बहुत सारे लोग यूएन की ब्यूरोक्रेसी के अंदर है, यूएन को हैंडल कर रहे हैं। और इतना ही नहीं, यूएसए के पास वीटो पावर थी, जिससे वो कोई भी यूएन का फैसला लेने से उसको रोक सकती थी, जो बहुत ज्यादा ही अनोइंग और डैमेजिंग हो गया था अदर कंट्रीज के इंटरेस्ट को। तो यूएन ने एक प्लेटफॉर्म दिया है यूएस और अदर कंट्रीज को बहुत सारे इश्यूज पर डिस्कस करने के लिए। माना कि यूएन जो है वो एक इम्परफेक्ट बॉडी है, कोई परफेक्ट बॉडी नहीं है जिसमें यूएस का बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस है, लेकिन बिना यूएन के जो वर्ल्ड है वो बहुत ज्यादा वर्स हो सकता था, खराब हो सकता था। और टेक्नोलॉजी की वजह से इंटरडिपेंडेंस बहुत ज़्यादा बढ़ गई है कंट्रीज़ के बीच में, जिस वजह से यूएन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो ये था आपका यूनाइटेड नेशंस का चैप्टर। अब हम देखते हैं सिक्योरिटी इन कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड। सो सिक्योरिटी का मतलब होता है कि एक्सट्रीमली डेंजरस थ्रेट्स, यानी कि देश पर बहुत ज़्यादा खतरा मंडराना, और हमने उस खतरे से निपटने के लिए, उस सिचुएशन से डील करने के लिए कुछ भी नहीं किया तो वो कंट्री की कोर वैल्यूज़ को इतना ज़्यादा नुकसान पहुंचा सकता है जिसे कभी ठीक भी नहीं किया जा सकता। कोर वैल्यूज़ का मतलब होता है किसी देश की सोवरेनिटी, टेरिटोरियल इंटीग्रिटी और इंडिपेंडेंस। तो बेसिकली सिक्योरिटी का मतलब होता है फ्रीडम फ्रॉम थ्रेट्स, यानी कि हमें क्या है, जो खतरा है उनसे आज़ादी मिल जाए, वही हमारा
हमारी सिक्योरिटी मानी जाती है। अब हमें किसी और देश से खतरा नहीं है तो हम क्या है, सिक्योर हैं, हमारी सिक्योरिटी है खुद की। तो सिक्योरिटी के बेसिकली दो तरह के नोशंस होते हैं। नोशन मतलब टाइप समझ सकती हूँ, एक है ट्रेडिशनल और दूसरा है नॉन ट्रेडिशनल नोशन। तो सबसे पहले हम एक्सटर्नल देखते हैं ट्रेडिशनल नोशंस में भी। तो ट्रेडिशनल कॉन्सेप्शन ऑफ सिक्योरिटी के अंदर जो सबसे ज्यादा कंट्री को खतरा होता है ना, वो मिलिट्री थ्रेट से होता है, यानी कि किसी दूसरी कंट्री की जो मिलिट्री है वो हमारे अंदर दखलंदाजी ना कर जाए, उस चीज से खतरा होता है। दूसरा है कि जो सिक्योरिटी पॉलिसी है ना, वो प्रिवेंट करे वॉर को, यानी कि वॉर जैसी सिचुएशन ना हो। अच्छा, वॉर को प्रिवेंट करना, वॉर होने से बचाव करने को डेटरेंस बोलते हैं, और एंड करना वॉर को या फिर लिमिट करने को डिफेंस बोलते हैं। और तीसरा कॉन्सेप्शन है सिक्योरिटी का, वो है बैलेंस ऑफ पावर, यानी कि पावर को बैलेंस बनाकर रखे। अगर सामने वाले कंट्री के पास इतनी ज़्यादा पावर है तो हम भी हमारी कंट्री की इतनी ज़्यादा पावर रखें कि सामने वाली कंट्री से हम क्या है, अपना बचाव कर पाए। फोर्थ कंपोनेंट है ट्रेडिशनल सिक्योरिटी का, वो है अलायंस बिल्डिंग, यानी कि हम क्या है, अलायंस बनाए, अलग अलग कंट्रीज मिलकर अपना एक अलायंस बना ले। अगर किसी को भी खतरा हो तो वो सारी साथ मिलकर के दूसरी कंट्री पर वार कर दे। तो एक चीज इंपॉर्टेंट है यहाँ पे कि ट्रेडिशनल व्यू है ना सिक्योरिटी का, जो एक्सटर्नल ट्रेडिशनल व्यू है, उसका जो कंट्री को खतरा होता है ना, वो इसके बॉर्डर के बाहर से होता है, मतलब किसी दूसरी कंट्री से यहाँ पे क्या है, खतरा होता है। और दूसरा आता है हमारे पास ट्रेडिशनल नोशंस इंटरनल, यानी इंटरनली क्या क्या खतरे होते हैं। तो जो ट्रेडिशनल सिक्योरिटी नोशन इंटरनल है वो किसके साथ रिलेट करता है, वो रिलेट करता है इंटरनल सिक्योरिटी के साथ, यानी कि हमारी खुद की कंट्री के अंदर ही खतरा है, कोई बाहर से खतरा नहीं है। और इस तरीके के जो सिक्योरिटी चैलेंजेस है वो न्यूली इंडिपेंडेंट जो कंट्री है एशिया और अफ्रीका की, उनमें अलग है जो चैलेंजेस यूरोप के अंदर थे। और इनके जो सिक्योरिटी चैलेंज है वो दो तरीकों में अलग है यूरोप से। पहला तो ये है कि जो नई इंडिपेंडेंट कंट्री है उनको क्या है, मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट फेस करना पड़ता है नेबरिंग कंट्रीज के साथ। और इंटरनली उनको खतरा होता है कि जो नई नई स्टेट्स है ना, उनके अंदर ये खतरा बना रहता है सेपरेटिस्ट मूवमेंट्स का, यानी कि कुछ एक जो लोग होते हैं, कुछ एक कम्युनिटी के जो लोग होते हैं वो अपनी ही कंट्री से अलग होना चाहते हैं, जैसे कि हमने श्रीलंका के अंदर देखा था। सो नेक्स्ट है ट्रेडिशनल सिक्योरिटी एंड कॉपरेशन। तो ट्रेडिशनल सिक्योरिटी के अंदर जो जो खतरे बन रहे हैं उनको सॉल्व करने के लिए किस तरीके से कॉपरेट किया जा सकता है वो हम देखेंगे। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्म्स है कॉपरेशन की, जैसे कि डिसआर्मामेंट हो गया, यानी आर्म्स को त्याग देना, आर्म्स कंट्रोल करना, कॉन्फिडेंस बिल्ड करना एक दूसरे के बीच। और जो डिसआर्मामेंट है ना, उसमें जो सभी स्टेट्स है वो कुछ एक तरीके के जो वेपन्स हैं उनको त्याग देती हैं, उनको छोड़ देती हैं। नेक्स्ट है कि आर्म्स पर कंट्रोल किया जाए, हथियारों पर कंट्रोल किया जाए, ताकि उनको ना तो और खरीदा जाए ना ही डेवलपमेंट की जाए वेपन्स की। और एंटी बैलिस्टिक मिसाइल ट्रीटी की गई थी 1972 के अंदर, जिसने यूनाइटेड नेशंस और सोवियत यूनियन को बैलिस्टिक मिसाइल्स यूज करने के लिए रोका था, ताकि वो उसको एज अ डिफेंस शील्ड यूज ना करे न्यूक्लियर अटैक करने के लिए। सोवियत यूनियन यानी कि रशिया और यूएसए ने बहुत सारी ट्रीटी साइन कर रखी हैं आर्म्स कंट्रोल करने के लिए, जैसे कि स्ट्रैटेजिक आर्म्स लिमिटेशन ट्रीटी सेकेंड हो गई, और जिसे साल्ट सेकेंड भी कहा जाता है, और स्ट्रैटेजिक आर्म्स रिडक्शन ट्रीटी यानी स्टार्ट भी हो गई। और एमपीटी यानी कि न्यूक्लियर ट्रीटी जो कि 1968 के अंदर साइन की गई थी, वो एक आर्म्स कंट्रोल ट्रीटी थी, ताकि ना ही तो न्यूक्लियर वेपन्स को और ज्यादा बनाया जाए और ना ही उनको खरीदा जाए। और उनको क्या है, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग भी करनी चाहिए कॉपरेशन के लिए, यानी कि उनको आइडियाज और इंफॉर्मेशन शेयर करनी चाहिए अपने राइवल कंट्रीज के साथ। तो वो थे हमारे ट्रेडिशनल टाइप्स, ट्रेडिशनल नोशंस। ये है नॉन ट्रेडिशनल नोशंस। ट्रेडिशनल नोशंस यानी कि जो पुराने समय के नोशंस थे, जो पुराने समय से चले आ रहे थे। नॉन ट्रेडिशनल यानी कि जो नए नए नोशंस आए हैं, नए नए टाइप्स आए हैं। तो जो नॉन ट्रेडिशनल नोशन है ना सिक्योरिटी के, इनमें मिलिट्री थ्रेट्स के अलावा बहुत ज़्यादा वाइड रेंज ऑफ थ्रेट्स है, यानी कि बहुत बड़े बड़े खतरे हैं इसके अंदर। किसको खतरे हैं? ह्यूमन एग्जिस्टेंस को खतरे हैं। जो ट्रेडिशनल थे वो तो क्या है, एक कंट्री को खतरा था, और इसमें क्या है, पूरे वर्ल्ड को खतरा होता है। अब देखो इसमें पॉइंट में भी दे रखा है, इन नॉन ट्रेडिशनल कॉन्सेप्शन सिक्योरिटी इज नॉट जस्ट फॉर द स्टेट, यानी कि स्टेट के लिए ही नहीं है सिक्योरिटी, बट ऑल्सो फॉर इंडिविजुअल्स और कम्युनिटीज, और इंडीड ऑल ऑफ ह्यूमन काइंड, यानी वो इंडिविजुअल, कम्युनिटीज और पूरे के पूरे ह्यूमन काइंड के लिए है, चाहे वो वर्ल्ड में कहीं भी रह रहा हो, किसी एक स्टेट की बात नहीं हो रही। और जो नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी है उसको ह्यूमन सिक्योरिटी और ग्लोबल सिक्योरिटी भी कहा जाता है। और ह्यूमन सिक्योरिटी के अंदर क्या है, लोगों को प्रोटेक्ट किया जाता है एक स्टेट से ज्यादा। और जो लोग ये चीज सपोर्ट करते हैं कि जो ह्यूमन सिक्योरिटी है वो एक नैरो कॉन्सेप्ट है, वो लोग फोकस करते हैं वायलेंट थ्रेट्स पे जो इंडिविजुअल्स के लिए आती है,
लेकिन जो लोग ये चीज़ को सपोर्ट करते हैं कि जो ह्यूमन सिक्योरिटी है वो एक ब्रॉड कॉन्सेप्ट है, एक छोटा कॉन्सेप्ट नहीं है, एक बड़ा कॉन्सेप्ट है, वो इस चीज़ को बहुत सारी चीज़ों के साथ इंक्लूड करते हैं। जैसे इसमें हंगर भी आती है, डिजीज़ भी आती है, नेचुरल डिज़ास्टर्स भी आते हैं, क्योंकि ये लोगों को बहुत ज़्यादा मारते हैं। अब मान लो कोई ऐसी डिजीज़ फैल गई पूरे वर्ल्ड के अंदर जिसका कोई इलाज ही नहीं है, तो उसमें लोग क्या है, वॉर, जीनोसाइड या टेररिज्म से ज़्यादा मरेंगे। अब जो ग्लोबल सिक्योरिटी है ना, उसका आइडिया 1990s में आया था, क्योंकि तब जो ग्लोबल नेचर का थ्रेट था ना वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया था, यानी कि पूरे विश्व के ऊपर खतरा बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। जैसे कि ग्लोबल वार्मिंग का खतरा किसी एक कंट्री के लिए तो नहीं है, ग्लोबल वार्मिंग सभी कंट्रीज़ के लिए है। इंटरनेशनल टेररिज्म बढ़ गया, हेल्थ एपिडेमिक्स आ गए जैसे एड्स, बर्ड फ्लू, अभी हमने कोरोना भी देखा था। अब हम देखते हैं न्यू सोर्सेज ऑफ थ्रेट्स, यानी कि हमारे विश्व के ऊपर जो खतरे मंडरा रही हैं उनके सोर्सेज क्या क्या है, कहाँ कहाँ से वो खतरे आ रही हैं। तो पहला है टेररिज्म। टेररिज्म से हमें बहुत बड़ा खतरा है। टेररिज्म का मतलब होता है कि पॉलिटिकल वायलेंस करना जो टारगेट करता है सिविलियंस को, लोगों को डेलिब्रेटली और इनडिस्क्रिमिनेटली। नेक्स्ट है ह्यूमन राइट्स। तो ह्यूमन राइट्स को भी बहुत ज़्यादा खतरा है। तो ये जो ह्यूमन राइट्स है उनकी 3 टाइप्स है। पहला है पॉलिटिकल राइट्स, यानी कि जैसे कि फ्रीडम ऑफ स्पीच होना, फ्रीडम ऑफ असेंबली होना, असेंबली का मतलब कहीं भी हम इकट्ठे कंबाइन हो सकती हैं। सेकेंड है इकोनॉमिक और सोशल राइट्स। थर्ड टाइप है राइट ऑफ कॉलोनाइज्ड पीपल और एथनिक एंड इंडिजीनियस मिनोरिटी। तो इन सारे ह्यूमन राइट्स को भी खतरा है। नेक्स्ट है ग्लोबल पॉवर्टी। तो ग्लोबल पॉवर्टी भी क्या है, हमारे लिए एक इनसिक्योरिटी का सोर्स बनी हुई है। और ये जो सारी हमने डिस्पैरिटीज देखी कि कहीं पर पॉवर्टी बहुत ज़्यादा है, कहीं पर नहीं है, तो इस वजह से क्या है, नॉर्दर्न और जो वेस्टर्न कंट्रीज़ है ना वर्ल्ड की, उनमें बहुत ज़्यादा गैप आ जाता है। तो नेक्स्ट पॉइंट है कि जो साउथ वाला पार्ट है वर्ल्ड का, उसके अंदर लार्ज स्केल में माइग्रेशन हो रही है, बहुत ज़्यादा माइग्रेशन हो रही है बेटर लाइफ और इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ के लिए, जो साउथ के अंदर नहीं है, इसलिए वो क्या है, माइग्रेट होकर नॉर्थ के अंदर जा रही है। जिस वजह से क्या है, इंटरनेशनल पॉलिटिकल फ्रिक्शंस बने हुए हैं, यानी कि पॉलिटिकली उनके तनाव है। वो नॉर्थ वाले बोल रहे हैं कि हमारे ऊपर तुम अपने लोग माइग्रेट होकर आ रहे हैं, तो हमारे ऊपर क्यों बर्डन क्रिएट कर रहे हो। इसके अलावा हेल्थ एपिडेमिक्स भी बहुत ज़्यादा है, यानी बीमारियां भी बहुत ज़्यादा है। HIV हो गया, जैसे HIV, एड्स, बर्ड फ्लू, या फिर जैसे हम सार्स बोलते हैं, सर्व एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। तो ये सारी चीज़ें भी क्या है ना, बहुत ज़्यादा बढ़ रही है कंट्रीज़ के बीच में, क्योंकि माइग्रेशन हो रहा है, बिजनेस हो रहा है, टूरिज्म हो रहा है, मिलिट्री ऑपरेशंस हो रहे हैं, जिस वजह से ये हेल्थ एपिडेमिक्स भी बढ़ रही हैं। और कुछ नई और पुअरली अंडरस्टूड डिसीज़ है, यानी कुछ नई डिसीज़ आई हैं और कुछ ऐसी हैं जिनको समझ पाना आसान नहीं है, जैसे इबोला वायरस, हंटा वायरस, हेपेटाइटिस C। तो ये सारी आई हुई है। और जितनी भी पुरानी डिसीज़ हैं जैसे कि ट्यूबरकुलोसिस, मलेरिया, डेंगू, कोलेरा, तो इन सभी को भी क्या है, ट्रीट करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। हालांकि अभी तो टेक्निक्स आ गई है, लेकिन पहले बहुत ज़्यादा मुश्किल था। सो नाउ वी विल डिस्कस अबाउट कोऑपरेटिव सिक्योरिटी। तो कोऑपरेटिव सिक्योरिटी का मतलब क्या हुआ कि कैसे हम सिक्योरिटी के जो नॉन ट्रेडिशनल नोशंस हैं उनको कोऑपरेट करेंगे, ठीक है। तो जो नॉन ट्रेडिशनल थ्रेट्स है ना, उसको हम मिलिट्री कन्फ्रंटेशन से कॉपरेट नहीं कर सकते। यानी कि ऐसा नहीं है कि हमने युद्ध कर दिया या कुछ और कर दिया, अब एपिडेमिक आ गया, उस पर क्या युद्ध करेंगे, हम कुछ नहीं कर सकते। तो हम क्या करेंगे, सभी देश मिल करके कॉपरेट करेंगे एक दूसरे के साथ। किसी के पास दवाइयाँ नहीं है तो दवाइयाँ भिजवाएंगे, तो इस तरीके से हम क्या है, कॉपरेट करेंगे। और इंटरनेशनल कॉपरेशन के लिए क्या है ना, हमें स्ट्रैटेजीज बनानी चाहिए जो कि इफेक्टिव हों, ठीक है। और कॉपरेशन जो है वो बायलैटरल हो सकता है, यानी कि बिटवीन 2 कंट्रीज भी हो सकता है। रीजनल, यानी कि हमने जो रीजनल ऑर्गेनाइजेशंस पढ़ी तो उनके क्या है, रीजन में भी हो सकता है, या कॉन्टिनेंटल भी हो सकता है, या ग्लोबली पूरे वर्ल्ड का भी हो सकता है। तो क्या है, कॉपरेशन बहुत तरीके का हो सकता है। और कोऑपरेटिव सिक्योरिटी में बहुत तरीके के प्लेयर्स हैं, बहुत तरीके की ऑर्गेनाइजेशंस हैं, NGOs हैं, जैसे कि इंटरनेशनल और नेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हो गई, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस हो गई, ठीक है, नॉन गवर्नमेंटल बिजनेस एंड कॉपरेशन ऑर्गेनाइजेशन होगी, और बड़ी बड़ी पर्सनैलिटीज़ हो गई, यानी कि बड़े बड़े लोग जैसे कि एलन मस्क हो गया, इस तरीके से। तो अब हम देखते हैं इंडिया की सिक्योरिटी स्ट्रैटेजी क्या है। तो इंडिया की सिक्योरिटी स्ट्रैटेजी के 4 कंपोनेंट्स हैं। तो पहला पॉइंट है कि इंडिया ने अपनी मिलिट्री कैपेबिलिटीज को स्ट्रॉन्ग किया, क्योंकि इंडिया के अपनी नेबर कंट्रीज के साथ बहुत सारे झगड़ों में उलझा हुआ था। दूसरा पॉइंट है कि इंडिया की सिक्योरिटी स्ट्रैटेजी ये है कि वो स्ट्रेंथ करेगा इंटरनेशनल नॉर्म्स को। नॉर्म्स का मतलब होता है रूल्स एंड रेगुलेशंस को, और साथ ही साथ वो इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन को भी स्ट्रेंथ करेगा, ताकि वो अपनी जो सिक्योरिटी इंटरेस्ट है उसको प्रोटेक्ट कर पाए। और तीसरा उसका कंपोनेंट है कि इंडिया खुद की ही कंट्री के अंदर जो सिक्योरिटी चैलेंज है उनको ख़त्म करने की कोशिश करे। फोर्थ है कि इंडिया ने अटेम्प्ट किया था
अपनी इकॉनमी को डेवलप करने में, ताकि जो सिटीजन्स है वो पॉवर्टी से बाहर आ पाएँ और इंडिया के अंदर बहुत ज़्यादा मात्रा में इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज़ ना रहे। नेक्स्ट चैप्टर है इन्वायरमेंट एंड नेचुरल रिसोर्सेज। तो इसमें हम इन्वायरमेंट के बारे में समझेंगे और जो नेचुरल रिसोर्सेज है उसके बारे में समझेंगे। तो इन्वायरमेंट का मतलब तो सबको पता ही होगा कि जो हमारे आसपास का वातावरण होता है, एरिया होता है, उसे हम इन्वायरमेंट बोलते हैं। तो जो इकोनॉमिक ग्रोथ है ना, उसका जो इन्वायरमेंटल कॉन्सिक्वेंसेस की अवेयरनेस है, उसने क्या है पॉलिटिकल कैरेक्टर ले लिया है 1960 से। यानी कि जो इकोनॉमिक ग्रोथ हो रही है ना, उसकी वजह से इन्वायरमेंट को क्या क्या सहना पड़ रहा है, उसका जो अवेयरनेस है वो 1960 से लोगों में आना शुरू हुआ। तो ग्लोबल पॉलिटिक्स के अंदर जो इन्वायरमेंटल इश्यूज बढ़ रहा था उसको फोकस में लाया गया था यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस के अंदर, जो कि इन्वायरमेंट एंड डेवलपमेंट पे हुई थी। याद रखना, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस हुई थी इन्वायरमेंट एंड डेवलपमेंट पे, जो कि रियो दी जेनेरियो ब्राज़ील में हुई थी जून 1992 के अंदर, जिसको अर्थ समिट भी कहा जाता है। और इसके अंदर ग्लोबल लेवल पर, ग्लोबल पॉलिटिक्स के अंदर इन्वायरमेंटल इशू को एड्रेस किया गया था, उस पर फोकस किया गया था। तो ये जो रियो समिट या जिसे हम अर्थ समिट बोलते हैं, इसके अंदर क्या है कन्वेंशन हुई थी। कन्वेंशन मतलब ट्रीटीज़ बोल सकते एक तरह से, ट्रीटीज़ हुई थी जिसके अंदर क्या है क्लाइमेट चेंज का टॉपिक था, बायोडाइवर्सिटी थी, फॉरेस्ट्री थी, ठीक है, रेकमेंडेड अ लिस्ट डेवलपमेंट प्रैक्टिसेस कॉल्ड एजेंडा 21। और उसके अंदर क्या है एक लिस्ट रेकमेंड की गई थी डेवलपमेंट के लिए, जिसका बोला गया एजेंडा 21। तो नेक्स्ट हम देखते हैं प्रोटेक्शन ऑफ ग्लोबल कॉमन्स, यानी कि ग्लोबल कॉमन्स का बचाव करना। ये ग्लोबल कॉमन्स क्या है ये जानते हैं। तो विश्व के अंदर कुछ एक ऐसे रीजन्स हैं, कुछ एक ऐसे एरियाज हैं जिनका किसी का भी सॉवरेन जुरिस्डिक्शन नहीं है, किसी भी स्टेट का, यानी कि कोई भी स्टेट की उसके ऊपर गवर्नमेंट नहीं है, किसी का भी उसके ऊपर कंट्रोल नहीं है। इसीलिए उनको क्या है इंटरनेशनल कम्युनिटी के द्वारा गवर्नेंस किया जाता है, इंटरनेशनल कम्युनिटी के द्वारा कंट्रोल किया जाता है। तो उन्हें ग्लोबल कॉमन्स बोलते हैं, जैसे एंटार्क्टिका हो गया। और ग्लोबल कॉमन्स को रेस कम्युनिस ह्यूमैनिटेटस भी बोला जाता है, जिसके अंदर क्या हो गया अर्थ एटमॉस्फेयर, एंटार्क्टिका मैंने आपको बता दिया, ओशन फ्लोर, आउटर स्पेस, तो ये सारी चीज़ें आती हैं। मिड 1980s के अंदर जब अंटार्कटिका के ऊपर ओजोन होल मिला, तब ग्लोबल इन्वायरमेंट इशू को टैकल करने की अपॉर्चुनिटी मिली, यानी कि उसका समाधान करने की अपॉर्चुनिटी मिली, और साथ ही साथ नए खतरों का भी पता चला। और जो हिस्ट्री है आउटर स्पेस की, जो ग्लोबल कॉमन है, तो उसके जो मैनेजमेंट है ना, वो ये दर्शाता है कि ये इन्फ्लुएंस है नॉर्थ साउथर्न इनइक्वालिटीज से, यानी कि जो नॉर्थ वाले हैं ना वो ज़्यादा इन्फ्लुएंस कर रही हैं आउटर स्पेस को या ग्लोबल कॉमन्स को। नेक्स्ट आता है हमारे पास कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी कि सबकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है लेकिन फिर भी अलग अलग है। इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लो आपके टीचर्स है, सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है पढ़ाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, लेकिन फिर भी वो क्या है अलग अलग सब्जेक्ट्स पढ़ाते हैं, कोई ज्योग्राफी, कोई पॉलिटिकल साइंस, कोई इंग्लिश, कोई हिंदी। तो ऐसे ही इसके अंदर है। तो जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं उनकी नीड्स को ध्यान में रखकर डेवलपमेंट एप्लीकेशन और इंटरप्रिटेशंस करनी चाहिए इंटरनेशनल इन्वायरमेंटल लॉ के रूल्स की, यानी कि जो डेवलपिंग कंट्रीज़ है उनके लिए कुछ स्पेशल प्रोविजंस बनाने चाहिए, या फिर जो उनकी ज़रूरतें हैं उनको ध्यान में रखते हुए जो इंटरनेशनल इन्वायरमेंटल लॉ है उसके रूल्स वगैरह बनाने चाहिए। तो जो डेवलप्ड और डेवलपिंग कंट्रीज़ है ना, उनका सिनारियो अलग अलग है, क्योंकि जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं उन्होंने क्या है पहले पॉल्यूशन क्रिएट कर दिया था, अब वो डेवलप कर चुकी हैं, अब उनको इतने ज़्यादा पॉल्यूशन क्रिएट करने की ज़रूरत भी नहीं है और ना ही वो करती हैं। लेकिन डेवलपिंग कंट्रीज़ तो अपनी डेवलपमेंट कर रही हैं, तो वो थोड़ा बहुत तो पॉल्यूशन करे ही करेगी। तो इसलिए इन दोनों की क्या है रिस्पॉन्सिबिलिटी तो एक है कि इन्वायरमेंट को बचाना है, लेकिन फिर भी अलग अलग रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं इनकी। तो इस चीज़ को मद्देनजर रखते हुए जो इंटरनेशनल इन्वायरमेंटल लॉ है उसके रूल्स रेगुलेशंस बनाने चाहिए। तो ये जो आर्ग्यूमेंट जो मैंने आपको अभी अभी बताया वो रियो डिक्लेरेशन या रियो दी जेनेरियो जो समिट थी, जो अर्थ समिट थी 1992 के अंदर हुई थी, उसके अंदर ये चीज़ एक्सेप्ट की गई थी, जिसे हम क्या है कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी के प्रिंसिपल के नाम से जानते हैं। 1992 के अंदर जो यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन हुई थी क्लाइमेट चेंज के ऊपर, उसने ये चीज़ प्रोवाइड की कि जो पार्टीज़ है, जो कंट्रीज़ है, उनको एक्ट करना चाहिए प्रोटेक्ट करने के लिए क्लाइमेट सिस्टम को। किस बेसिस पे? इक्वालिटी के बेसिस पे, इक्विटी के बेसिस पे। उनकी जो कॉमन और अलग रिस्पॉन्सिबिलिटी है, साथ ही साथ उनकी जो कैपेबिलिटीज़ है उसके अकॉर्डिंग उनको क्लाइमेट को बचाना चाहिए। अब क्योटो प्रोटोकॉल एक इंटरनेशनल एग्रीमेंट था जिसका एक टारगेट था कि जो इंडस्ट्रियलाइज
इंडस्ट्रियलाइज्ड कंट्रीज़ हैं वो क्या है अपनी ग्रीन हाउस एमिशन है, जो ग्रीन हाउस गैसेस छोड़ती हैं उसको कम कर दे, उसको ख़त्म कर दे। देखो ये किसके लिए था, इंडस्ट्रियलाइज्ड कंट्रीज़ के लिए था, डेवलप्ड कंट्रीज़ के लिए था। हालांकि जो डेवलपिंग कंट्रीज़ थी वो थोड़ा बहुत ग्रीन हाउस गैस एमिशन कर सकती थी। यहाँ पे हो गई ना कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी। ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ किसकी हैं, यहाँ पे इंडस्ट्रियलाइज कंट्रीज़ की हैं कि वो बिल्कुल भी नहीं करेंगी। हालांकि डेवलपिंग कंट्रीज़ थोड़ा बहुत ग्रीन हाउस गैस एमिशन कर सकती हैं। और ये जो प्रोटोकॉल है वो साइन किया गया था 1997 के अंदर। क्योटो नाम की जगह है एक जापान में, वहाँ पर तभी इसको क्योटो प्रोटोकॉल कहा जाता है और ये UNFCCC के प्रिंसिपल्स पर बेस्ड है। नेक्स्ट आते हैं कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्सेज। जो कॉमन प्रॉपर्टी है वो रिप्रेजेंट करती है एक ऐसी प्रॉपर्टी को जो किसी ग्रुप की है और यहाँ पे एक रूल बना हुआ है कि जितने भी उस ग्रुप के मेंबर्स हैं उनके पास, सभी के पास राइट्स एंड ड्यूटीज है उसके लेवल मेंटेन करने के लिए, उसका यूज करने के लिए। और ये जो कॉमन रिसोर्सेज है वो शेयर किए जाते हैं एक कम्युनिटी के द्वारा। नेक्स्ट वन इज इंडिया स्टैंड ऑन इन्वायरमेंटल इश्यूज, यानी कि इंडिया का क्या स्टैंड रहा है इन्वायरमेंटल इश्यूज पर। तो इंडिया ने साइन किया था और रेटिफाई किया था क्योटो प्रोटोकॉल को। उसने साइन तो किया था 1997 में और रेटिफाई किया था अगस्त 2002 के अंदर। तो जो इंडिया, चाइना और अदर डेवलपिंग कंट्रीज है ना, उनको क्योटो प्रोटोकॉल की रिक्वायरमेंट से थोड़ा रिलीफ दिया गया था क्योंकि उनका इतना ज़्यादा कंट्रीब्यूशन नहीं था ग्रीन हाउस गैसेज छोड़ने में इंडस्ट्रियलाइजेशन पीरियड के अंदर। तो ये वही बात मैं आपको बार बार बता रही हूँ कि सेम बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी है। कुछ एक को ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो बिल्कुल नहीं करेंगे, कुछ एक को है कि वो थोड़ा बहुत कर सकती हैं। और इंडिया की गवर्नमेंट है ना ऑलरेडी पार्टिसिपेट कर रही है ग्लोबल एफर्ट्स के अंदर बहुत सारे प्रोग्राम्स के थ्रू, जैसे नेशनल ऑटो फ्यूल पॉलिसी हो गई, एनर्जी कन्वेंशन एक्ट हो गया 2001 का, इलेक्ट्रिसिटी एक्ट हो गया 2023 का। और इंडिया का ये भी व्यू है कि जो भी सार्स कंट्रीज हैं वो क्या है एक साथ आकर अपनी कॉमन पोजीशन पर आकर जितने भी ग्लोबल इन्वायरमेंट इश्यूज हैं उनको एक साथ बोले, क्योंकि अकेला इंडिया बोलेगा तो इतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, सब साथ मिलकर बोलेंगे तो बहुत ज्यादा फर्क पड़ेगा। अब हम देखते हैं इन्वायरमेंटल मूवमेंट्स के बारे में कहाँ कहाँ किए गए। तो जो ग्रुप है इन्वायरमेंटली कॉन्शियस वॉलेंटियर्स का, जो ऐसे वॉलेंटियर्स हैं जो इन्वायरमेंट को लेकर बहुत ज्यादा चिंतित हैं, उन्होंने गवर्नमेंट्स को चुनौतियां दी हैं इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन के बारे में। अगर हम इन वॉलेंटियर्स के अलावा बात करें तो फॉरेस्ट मूवमेंट्स चलाए गए साउथ के अंदर किन किन कंट्रीज में, जैसे कि मैक्सिको, चिले, ब्राजील, मलेशिया, इंडोनेशिया, कॉन्टिनेंटल अफ्रीका और इंडिया। और इनको बहुत ज्यादा प्रेशर भी फेस करना पड़ा था। और मेगा डैम्स को बचाने के लिए भी बहुत सारे मूवमेंट्स चलाए गए, जैसे नर्मदा बचाओ आंदोलन। नेक्स्ट हम देखेंगे रिसोर्स जियोपॉलिटिक्स, यानी कि रिसोर्सेज को लेकर कब कब कहां कहां पॉलिटिक्स हो रही है। तो रिसोर्स जियोपॉलिटिक्स का बेसिकली मतलब है कि कब किसको कितना कहां और कैसे मिलेगा। तो कोल्ड वॉर के दौरान जितनी भी इंडस्ट्रियलाइज कंट्रीज थी नॉर्थ की, उन्होंने बहुत सारे मेथड्स अडॉप्ट किए थे ताकि उनका जो रिसोर्सेज का फ्लो है वो जैसा है वैसा ही बना रहे। और जो ग्लोबल इकोनॉमी है 20th सेंचुरी के अंदर वो तेल पर ही, ऑयल पर ही टिकी हुई थी, क्योंकि वो एक पोर्टेबल और इंडिस्पेंसेबल फ्यूल है। और वाटर भी एक बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स है जिसपे ग्लोबल पॉलिटिक्स हुई है। नेक्स्ट है इंडिजिनस पीपल एंड देयर राइट्स। तो इंडिजिनस पीपल्स कौन से होते हैं, जो किसी कंट्री के अंदर वहीं के लोग हैं, वहाँ के नेटिव्स है, यानी कि कहीं और से माइग्रेट होके नहीं आए, वो वहीं पर रहते हैं। जैसे इंडिया के अंदर आदिवासी हो गए, अमेरिका के अंदर अमेरिकन नेटिव्स हो गए। तो यूएन डिफाइन करता है इंडिजिनस पॉपुलेशन को कि ये ऐसे वंशज है तब से अपनी उस टेरिटरी पे रह रही हैं जब से जो दूसरे कल्चर के लोग उस टेरिटरी पे आए हैं कोई और पार्ट से, कोई और कंट्री से। और ये इंडिजिनस लोगों की जो वॉइसेस है, इंडिजिनस जो लोग हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं वर्ल्ड के अंदर। इंडिया के अंदर इंडिजिनस पीपल उन लोगों को बोला जाता है जो शेड्यूल्ड ट्राइब्स होते हैं और जो नियरली 8% है टोटल पॉपुलेशन ऑफ द इंडिया। 1975 के अंदर वर्ल्ड काउंसिल ऑफ इंडिजिनस पीपल फॉर्म की गई थी। इसके बाद ये जो काउंसिल है वो पहली ऐसी काउंसिल बनी 11 इंडिजिनस एनजीओज में से जिसको कंसल्टेटिव स्टेटस मिला यूएन के अंदर। सो फाइनली अब हम करेंगे हमारा लास्ट चैप्टर, दैट इज ग्लोबलाइजेशन। तो जो ग्लोबलाइजेशन है ना वो एक ऐसी प्रोसेस है जिससे बहुत ज्यादा जल्दी से इंटीग्रेशन और इंटरकनेक्शन होता है कंट्रीज के बीच, यानी कि कंट्रीज क्या है बहुत जल्दी जल्दी एक दूसरे से मिलती हैं, एक दूसरे से कनेक्ट होती हैं और ज्यादा से ज्यादा जो गुड्स और सर्विसेज हैं, इन्वेस्टमेंट्स है, टेक्नोलॉजी है, वो एक कंट्री से दूसरी कंट्री में जाती हैं। अब हम समझते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन। तो जो ग्लोबलाइजेशन है ना वो हमेशा पॉजिटिव ही नहीं होता, वो क्या है
है नेगेटिव भी हो सकता है, उसके नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेज, नेगेटिव नतीजे हो सकते हैं लोगों के लिए। अब हम और अच्छे से समझते हैं ग्लोबलाइजेशन को। तो ग्लोबलाइजेशन क्या है? एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो फंडामेंटली डील करता है फ्लो से, यानी कि उसमें क्या है, फ्लोज होते हैं। वो फ्लोज किसी भी चीज़ का हो सकता है, जैसे कि आइडियाज़ का हो गया, आइडियाज़ एक कंट्री से दूसरी कंट्री में जा रहे हैं, कैपिटल हो गई यानी कि पैसे हो गए, और जो कमोडिटीज़ हैं उनको भी क्या है, ट्रेड किया जा रहा है अक्रॉस बॉर्डर, यानी कि चीज़ें क्या है, ट्रेड के थ्रू दूसरे बॉर्डर तक ले जाई जा रही हैं, और लोग भी क्या है, बेटर लाइवलीहुड के चक्कर में दूसरे पार्ट्स में जा रहे हैं वर्ल्ड के। तो इसमें क्या है, ग्लोबलाइजेशन में फ्लो होता है। फ्लो मेनली इसमें 4 चीज़ों का बताया गया है। कौन कौन सा फ्लो है? आइडिया का, कैपिटल का, कमोडिटीज़ का और लोगों का। तो ये जो ग्लोबलाइजेशन है ना, वो किसी एक डायमेंशन में लिमिटेड नहीं है, ये एक मल्टी डायमेंशनल कॉन्सेप्ट है। इसकी बहुत सारी डायमेंशंस है, जैसे पॉलिटिकल, इकोनॉमिक और कल्चरल, और इनको हम आगे डिस्टिंग्विश भी करेंगे, अलग अलग भी करेंगे। अब हम देखते हैं कॉजेज ऑफ ग्लोबलाइजेशन, यानी ग्लोबलाइजेशन होने के कारण क्या क्या है। तो ग्लोबलाइजेशन बेसिकली क्या है? फ्लोज ऑफ आइडियाज, कैपिटल, कमोडिटीज एंड पीपल। तो शायद इस फिनोमिना के बारे में ये पूछना लॉजिकल ही होगा कि क्या इसमें कुछ नोवेल है। ग्लोबलाइजेशन के बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हिस्टोरिकल बेसिस रही हैं, और साथ ही साथ क्या है, इसके कंटेम्प्रेरी फ्लोज यानी मॉडर्न फ्लॉज भी रही हैं। तो ये जो ग्लोबलाइजेशन है ना, वो किसी एक सिंगल फैक्टर से कॉज नहीं हुआ है। इसके पीछे का कारण कोई एक सिंगल फैक्टर नहीं है। इसके अंदर जो टेक्नोलॉजी है वो एक इम्पॉर्टेंट एलिमेंट रहा है। अब देखो, टेक्नोलॉजी आई तभी तो हम वर्ल्ड के साथ कनेक्ट कर पाए, अदरवाइज तो हम वर्ल्ड के साथ कनेक्ट ही नहीं कर पाते। जैसे कि एरोप्लेन्स हो गई, एरोप्लेन्स आई जिस वजह से हम क्या है, दूसरे देशों में जा सकती हैं। फ़ोन्स आ गए तो हम दूसरे देशों में बात कर सकते हैं। तो इन सब के पीछे का जो मेन कारण है ना, वो टेक्नोलॉजी ही है। और ग्लोबलाइजेशन सिर्फ कम्युनिकेशन में इंप्रूवमेंट होने की वजह से नहीं आया। दुनिया के अलग अलग कोनों के अंदर जो लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है वो ये है कि इन इंटरकनेक्शंस को पहचानना। तो हम पॉलिटिकल कॉन्सिक्वेंसेज देखते हैं ग्लोबलाइजेशन के। कॉन्सिक्वेंसेस का मतलब होता है रिजल्ट। तो ग्लोबलाइजेशन होने के बाद पॉलिटिकली क्या रिजल्ट्स निकले? तो ग्लोबलाइजेशन के बाद जो स्टेट की कैपेसिटी है वो कम होना शुरू हो गई, यानी कि जो स्टेट की एबिलिटी थी, गवर्नमेंट की एबिलिटी थी, जो वो करना चाहते थे वही करते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं था। लेकिन ग्लोबलाइजेशन की वजह से हमेशा ही जो स्टेट की कैपेसिटी है वो रिड्यूस नहीं हुई, कम नहीं हुई। कुछ मामलों में स्टेट की कैपेसिटी को बूस्ट मिला था एज अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ ग्लोबलाइजेशन। और जैसे ही टेक्नोलॉजीज बढ़ी वैसे ही स्टेट का जो काम है वो थोड़ा आसान हो गया। अब इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना सिटीजन्स के बारे में बहुत ज़्यादा आसान हो गया था। नेक्स्ट हमारा कॉन्सिक्वेंस है इकोनॉमिक। तो इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन की वजह से जो इकोनॉमिक फ्लो था कंट्रीज के बीच में वो बढ़ गया था। कुछ ने तो अपने आप से इकोनॉमिक फ्लो किया था, लेकिन कुछ एक कंट्रीज ने क्या है, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन या फिर पावरफुल कंट्रीज के फोर्स में आके किया था। इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन की वजह से पूरे वर्ल्ड के अंदर लोगों के जो ओपिनियंस है वो डिवाइड होने लगे, अलग अलग होने लगी। और जो लोग सोशल जस्टिस को लेकर चिंतित थे, अब वो इस बात से चिंतित होने लगे कहीं इस इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन की वजह से स्टेट अपना विड्रॉल ना ले ले, यानी कि सोशल जस्टिस के बारे में अब स्टेट सोचे ही ना। तो कुछ लोग इस बात से चिंतित थे। जो लोग इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन को सपोर्ट करते हैं वो ये कहते हैं कि जब डीरेगुलेशन होता है तब इकोनॉमिक ग्रोथ है जो ग्लोबलाइजेशन से वो बहुत ज़्यादा होती है, और साथ ही साथ लोगों की वेलबींग भी होती है। तो डीरेगुलेशन का मतलब होता है कि जब गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस ना हो। नेक्स्ट है कल्चरल कॉन्सिक्वेंसेस। तो जो ग्लोबलाइजेशन का कल्चरल इफेक्ट्स है उनसे ये डर बना रहता है कि ये खतरा है पूरे वर्ल्ड में कल्चर के लिए। और जो पॉलिटिकल और इकोनॉमिकली डोमिनेंट सोसाइटीज़ होती हैं, पॉलिटिकली और इकोनॉमिकली डोमिनेंट जो कंट्रीज़ होती हैं, उनका कल्चर क्या है, जो लेस पावरफुल सोसाइटीज़ होती हैं, लेस पावरफुल कंट्रीज़ होती है, उन पर अपनी छाप छोड़ जाता है। यानी कि जो वर्ल्ड है वो क्या है, जो डोमिनेंट पावर है, जैसा वो चाहती है वैसा ही दिखने लग जाता है। और जो लोग आर्ग्यूमेंट करते हैं ना, वो ये बोलते हैं कि जो पूरा वर्ल्ड है उसका मैकडोनलाइजेशन हो गया है। मैकडोनलाइजेशन का मतलब क्या है कि पूरे वर्ल्ड के ऊपर क्या है, जो वेस्टर्न कंट्रीज है, जो वेस्टर्न कल्चर है, उसी का ही डोमिनेंस देखने को मिलता है। अब यहाँ पे 2 चीज है, होमोजेनाइजेशन और हेट्रोजेनाइजेशन। तो कल्चरल होमोजेनाइजेशन का मतलब है कि सभी कल्चर्स का एक जैसा होना, और सभी कल्चर एक जैसे हो जाएंगे तो इस चीज का अपोजिट इफेक्ट भी देखने को मिलेगा, क्योंकि जो डोमिनेंस होगी वो वेस्टर्न कंट्रीज की होगी। तो होमोजेनाइजेशन किससे होगा? वेस्टर्न कल्चर से ही होमोजेनाइजेशन होगा, जो कि बहुत बुरी चीज है। तो ग्लोबलाइजेशन का मतलब ये थोड़ी है कि सारे कल्चर एक जैसे हो जाए, सब में यूनिफॉर्मिटी आ जाए। और सभी कल्चर का अलग अलग होना क्या कहलाता है? हेट्रोजेनाइजेशन कहलाता है, जो कि एक अच्छी चीज भी है, क्योंकि सभी के कल्चर अलग अलग होंगे तो उनकी खुद की इंपॉर्टेंस होगी।
अब हम देखते हैं इंडिया एंड ग्लोबलाइजेशन। तो ये जो फ्लोज है कैपिटल का, कमोडिटीज का, आइडियाज का, लोगों का, तो ये क्या है अभी नहीं आया है कंट्री के अंदर, ये सेवरल सेंचुरीज से ही इंडिया के अंदर है। और जब कॉलोनियल पीरियड था इंडिया के अंदर, तो जो ब्रिटिशर्स का टाइम था, तब इंडिया क्या है एक्सपोर्ट किया करता था प्राइमरी गुड्स और रॉ मटेरियल्स को, और बदले में वो कंज्यूमर था फिनिश गुड्स का, यानी कि बाहर प्राइमरी और रॉ मटेरियल्स भेजे जाते थे और फिर वो उनके पास क्या है फिनिश गुड्स आते थे। तो ये क्या है, ये भी ग्लोबलाइजेशन ही था तब। और 1991 के अंदर जब फाइनेंशियल क्राइसिस आई इंडिया के अंदर, तो इंडिया ने अपनी इकोनॉमिक ग्रोथ करने के लिए क्या है जो अपनी इकोनॉमी है वो खोल दी थी, और इंडिया के अंदर इकोनॉमिक रिफॉर्म्स लाए गए थे जिसे कहा जाता है लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन। और जिस वजह से जो गवर्नमेंट है उसका कम इन्फ्लुएंस था ट्रेड और फॉरेन इन्वेस्टमेंट से, अब वो प्राइवेट लोगों के लिए भी खुल चुकी थी। अब हम देखते हैं रेजिस्टेंस टू ग्लोबलाइजेशन, यानी कि ग्लोबलाइजेशन के अगेंस्ट क्या क्या चीजें हो रही थी, क्या क्या लोग बोल रहे थे। जो लोग क्रिटिक्स है ग्लोबलाइजेशन के, यानी कि जो ग्लोबलाइजेशन की आलोचना करते हैं, उनके बहुत सारे आर्ग्यूमेंट्स है ग्लोबलाइजेशन को लेकर। तो जो लेफ्टिस्ट हैं वो आर्ग्यू करती हैं कि ये जो कंटेम्प्रेरी ग्लोबलाइजेशन है ना, वो रिप्रेजेंट करता है ग्लोबल कैपिटलिज्म को, यानी कि जिससे जो रिच लोग हैं वो और ज़्यादा रिच होते जा रहे हैं और जो गरीब हैं वो और ज़्यादा गरीब होते जा रहे हैं। और बहुत सारे एंटी ग्लोबलाइजेशन मूवमेंट्स भी हो रहे हैं ग्लोबल नेटवर्क्स के अंदर, और अदर कंट्रीज में भी जो कोई अगर एंटी ग्लोबलाइजेशन मूवमेंट कर रहा है तो वो उसके साथ ज्वाइन कर रही हैं। और 1999 के अंदर वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में मिनिस्ट्रियल मीटिंग हुई थी, उसमें भी क्या है बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट किया गया था सियाटल में। ये वहाँ पे एलिगेशंस लगाए थे कि अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस की जा रही है जो इकोनॉमिकली पावरफुल स्टेट्स हैं, इकोनॉमिक पावरफुल कंट्रीज हैं उनके द्वारा। और ये बात भी बोली जाती है कि जो इंटरेस्ट है ना डेवलपिंग वर्ल्ड के, डेवलपिंग कंट्रीज के, उनको इंपॉर्टेंस नहीं दी जा रही है ग्लोबल इकोनॉमिक सिस्टम में। सो वर्ल्ड सोशल फॉर्म एक अनदर ग्लोबल प्लेटफॉर्म है जिसके अंदर साथ आते हैं ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट, एनवायरमेंटलिस्ट, लेबर, यूथ, वुमेन एक्टिविस्ट। तो ये सारे क्या है नियो लिबरल ग्लोबलाइजेशन को अपोज करती हैं। अब देखते हैं इंडिया एंड रेसिस्टेंस टू ग्लोबलाइजेशन। तो इंडिया में ग्लोबलाइजेशन के अगेंस्ट क्या क्या चीजें हैं। इंडिया के अंदर जो रेसिस्टेंस है ग्लोबलाइजेशन का वो अलग अलग क्वार्टर से आता है, अलग अलग जगहों से आता है। तो जो लेफ्ट विंग है ना वो प्रोटेस्ट करती है इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन के लिए थ्रू पॉलिटिकल पार्टीज और फॉर्म्स जैसे कि इंडियन सोशल फॉर्म हो गई। अब अकेला लेफ्ट विंग से ही ग्लोबलाइजेशन को रेजिस्टेंस नहीं आता, रेजिस्टेंस ऑफ ग्लोबलाइजेशन पॉलिटिकल राइट्स यानी राइट विंग से भी आता है। तो ये जो राइट विंग है ना वो रेसिस्ट करती हैं फॉरेन टीवी चैनल्स को, वैलेंटाइन डे को, और जो गर्ल्स है वो कॉलेजेस और स्कूल में जो वेस्टर्न ड्रेसेस पहनती है, इन सब चीज़ों को ये क्या है रेसिस्ट करते हैं, इनके अगेंस्ट हैं। तो ये थे आपकी फर्स्ट बुक के सारे चैप्टर्स जो आपके एग्जाम में आने वाले हैं, वो मैंने सारे करवा दिए हैं। अब एक इंपॉर्टेंट चीज़ सुनते जाओ। आपको लग रहा होगा कि इस छोटी सी वीडियो को बनाने में सिर्फ 1 घंटा 10-15 मिनट लगे होंगे। नहीं, इस वीडियो को बनाने में मुझे कम से कम 8 घंटे लगे हैं। तो ये आपको वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कर लेना, और कमेंट तो ज़रूर करना ही है कैसी लगी ये वीडियो। अगर आप मेरे इस चैनल में कंट्रीब्यूट करना चाहते हो तो कंट्रीब्यूट कर सकते हो, ये ऑप्शनल है। इट इज़ योर विश यू वांट टू कंट्रीब्यूट और नॉट।